हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल किरण स्टडी जीके पर। और इस क्लास के अंदर आज मैं कंप्लीट बायोलॉजी का हैंड रिटन नोट्स के रूप में रिवीजन करवा रही हूँ। तो ये क्लास आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो प्लीज लास्ट तक क्लास को देखना है। साथ में इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी और टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर मिल जाएगा। आज मैं बायोलॉजी का रिवीजन करवा देती हूँ और फिर आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री का रिवीजन भी जल्द ही मिल जाएगा। तो अभी 1-2 दिन में उनका भी रिवीजन करवा दूंगी। तो चलो अब क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि जीव विज्ञान की शाखाएं। तो जीव विज्ञान 2 भागों के अंदर डिवाइडेड है, जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी और वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी के अंदर। तो जीव विज्ञान है, इसके जनक कौन है? अरस्तु है और इनकी बुक है हिस्टोरिया एनिमेलिया के अंदर ही इसका बुक जो जूलॉजी है इसके बारे में वर्णन किया गया है। वनस्पति विज्ञान के जनक है थियोफ्रेस्टस। तो थियोफ्रेस्टस है ये वनस्पति विज्ञान के जनक है और इनकी बुक का नाम है हिस्टोरिया प्लांटेरियम। तो प्लांटेरियम ये इनकी बुक का नाम है, हिस्टोरिया प्लांटेरियम। तो इस बुक के अंदर ही प्लांट्स के बारे में वर्णन किया गया है। कैरोलिस लिनियस की बुक है सिस्टेमा नेचर। तो सिस्टेमा नेचर के अंदर ही जीवों के वर्गीकरण के बारे में वर्णन किया गया है। तो इन्होंने जीवों को 2 भागों के अंदर डिवाइडेड किया है, पादप जगत और जंतु जगत के अंदर। तो पादप जगत और जंतु जगत के अंदर ही कैरोलिस लिनियस के द्वारा डिवाइड किया गया है। तो इनका नाम भी आप याद रख लेना। अब पादप जगत के बारे में पढ़ते हैं। पहले पादप जगत 2 भागों में डिवाइडेड है, अपुष्पोद्भिद और पुष्पोद्भिद पौधे। तो अपुष्पोद्भिद 3 भागों के अंदर डिवाइडेड है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा के रूप में। थैलोफाइटा के एग्जाम्पल है शैवाल, कवक और लाइकेन है। जबकि पुष्पोद्भिद के अंदर जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म आते हैं। तो जिम्नोस्पर्म जो नगन बीजी होती है और एंजियोस्पर्म ये आवर्ती बीजी होते हैं, और एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। तो जो एंजियोस्पर्म है ये भी 2 भागों के अंदर डिवाइडेड है, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री के अंदर ही। तो इनका डिटेल से रिवीजन देख लेते हैं हम। अपुष्पोद्भिद के अंदर इनमें न तो बीज होते और ना ही पुष्प होता है। तो इसका पहला देखते हैं थैलोफाइटा। तो वनस्पति जगत का ही सबसे बड़ा समूह कौन सा है? थैलोफाइटा ही है। और इस समूह के अंदर पौधों के अंदर न तो जड़, तना, पत्ते किसी भी रूप में विभक्त है वो नहीं होते हैं, संवन उत्तक भी नहीं होते हैं। तो इसमें क्या नहीं होते? संवन उत्तक है वो भी नहीं होते हैं। तो संवन उत्तक कौन कौन से हैं? जाइलम और फ्लोएम। तो जाइलम का कार्य है कि जड़ों से जल व खनिज लवण पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य जाइलम करता है। जबकि फ्लोएम का कार्य है पत्तियों के अंदर जो तैयार भोजन है उसको पौधों के सभी भागों तक पहुंचाने का कार्य है वो फ्लोएम करता है। तो फ्लोएम और जाइलम इन दोनों का भी देख लेना। जड़ से जल खनिज लवण पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य तो जाइलम करता है, जबकि पत्तियों के अंदर जो तैयार भोजन है उसको पौधे के सभी भागों तक पहुंचाने का कार्य फ्लोएम करता है। थैलोफाइटा का एग्जाम्पल है कारा है, स्पाइरोगारा, ये सब थैलोफाइटा के ही एग्जाम्पल हैं। देखते हैं ब्रायोफाइटा। तो इस वर्ग के पौधों को ही पादप वर्ग का उभयचर भी कहते हैं। एग्जाम्पल मास और मार्केसिया, ये सब जो ब्रायोफाइटा है इसी के एग्जाम्पल है। टेरिडोफाइटा जड़, तना, पत्तियों के अंदर विभाजित होते हैं। संवन उत्तक भी इसमें उपस्थित होते हैं, जैसे जो फ्लोएम और जाइलम है ये टेरिडोफाइटा के अंदर उपस्थित होते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं फन, मार्सिलिनिया और हार्श टेल, ये सब टेरिडोफाइटा के एग्जाम्पल हैं। तो आपसे एग्जाम के अंदर जो एग्जाम्पल होते हैं यही पूछे जाएंगे, तो इनको थोड़ा सा आप ध्यान से पढ़ लेना। इनमें बीज उत्पन्न करने की क्षमता वो नहीं होती है। तो टेरिडोफाइटा के अंदर ही बीज उत्पन्न करने की क्षमता वो नहीं होती है। अगला देखते हैं जिम्नोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म ये पौधे नगन बीजी होते हैं और ये पौधे बहुवर्षीय, सदाबहार व काष्ठीय होते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं पाइनस और साइकस। तो पाइनस और साइकस ये जिम्नोस्पर्म के एग्जाम्पल हैं। एंजियोस्पर्म, तो इन पौधों के बीज है वो फलों के अंदर ही बंद रहते हैं और इनके बीजों का विकास है वो अंडाशय के अंदर होता है जो कि बाद में फल बन जाता है। तो जो बीज मतलब फूलों के अंदर ही जो बीज किसमें होते हैं? तो एंजियोस्पर्म के अंदर ही होते हैं। ये एक बीज पत्री, जिनमें एक बीज पत्र होता है उसको एक बीज पत्री कहते हैं, और द्विबीजपत्री जिनमें 2 बीज होते हैं उनको द्विबीजपत्री कहते हैं। तो 2 भागों के अंदर डिवाइडेड है, तो इसको भी आप याद रख लेना। अब 3 जगत वर्गीकरण हो किसके द्वारा दिया गया है? तो अर्नेस्ट हैकल के द्वारा दिया गया था। इन्होंने पादप जगत, जंतु जगत और प्रोटिस्टा जगत दिया था। जबकि 5 जगत वर्गीकरण है वो आर.एच. व्हिटकर के द्वारा दिया गया है। पादप जगत, जंतु जगत, प्रोटिस्टा जगत, मोनेरा और कवक, ये सब किसके द्वारा दिया गया है? तो आर.एच. व्हिटकर के द्वारा दिया गया था 5 जगत वर्गीकरण। तो इनका नाम भी आप याद रख लेना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज आप इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर कर देना, और अभी तक चैनल पे नए हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।
पादप जगत अपन ने देख लिया है। अब जंतु जगत श्रेणी इसको देखते हैं। तो जंतु जगत श्रेणी दो भागों के अंदर डिवाइडेड है, प्रोटोजोआ और मेटोजोआ। तो प्रोटोजोआ जिसमें एक कोशिकीय प्राणी है वो प्रोटोजोआ के अंतर्गत आते हैं, और मेटाजोआ के अंदर बहुकोशिकीय प्राणी आते हैं। और ये 9 संघ समूह के अंदर डिवाइडेड है, पोरीफेरा, सिलिटेट्रा, एनिलीडा, ऑर्थोपोडा, मोलास्का और कार्डेटा। तो 9 संघ के अंदर विभाजित है मोटोजोआ। तो सबसे पहले देते हैं प्रोटोजोआ। तो अत्यंत सूक्ष्म एक कोश के जीव होते हैं। शब्द है ये गोल्ड फस के द्वारा दिया। तो प्रोटोजोआ शब्द किसके द्वारा दिया गया था? तो गोल्ड फस के द्वारा दिया गया है। विशेषता ही देखती है, एक कोश के जीव जलीय जीव होते हैं, इनमें उत्तक व अंग वो नहीं पाए जाते। उदाहरण देखते हैं, अमीबा, युगलिना, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम, ये सब प्रोटोजोआ के ही एग्जाम्पल हैं। तो ये प्रोटोजोआ है वो एक कोश के जीव होते हैं, जलीय जीव होते हैं, और इसके अंदर उत्तक व अंग वो नहीं पाए जाते। तो इसके भी एग्जाम्पल युगलिना है, अमीबा है, ये सब प्रोटोजोआ के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट देखते हैं पेरीफेरा। तो ये बहुकोश के जीव होते हैं, खारे पानी के अंदर उगते हैं, जंतु के शरीर पर ही बहुत छिद्र होते हैं। तो इनके शरीर पर छिद्र है वो बहुत ज्यादा होते हैं, स्पंज नाम से भी इनको जाना जाता है। और जो इन जंतुओं के शरीर पर जो छिद्र होते हैं उनको क्या कहते हैं? ऑस्ट्रिया भी कहते हैं। इनका आकार अनियमित होता है, ये जीव एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति भी नहीं कर सकते। एग्जाम्पल देखते हैं, साइकन, हाइलोनेमा और यूप्लेटेक्टोला। तो यूप्लेटेक्टोला, यूस्पंजिया और स्पेंजिला, ये सब एग्जाम्पल्स हैं वो पेरीफेरा के ही हैं। देखते हैं स्लीडेट्रा या निडेरिया। तो ऐसे जीव जिनके मुंह से बाल निकले होते हैं, जिसके मुंह पर बाल निकले होते हैं, वो स्लीडेट्रा वर्ग के अंदर आते हैं, और जैसे समुद्री जल के अंदर उगते हैं। तो ग्रेट बैरियर रीफ के ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही जो जंतुओं का निर्माण है वो स्लीडेट्रा संघ के अंतर्गत ही होता है। उदाहरण देखते हैं, हाइड्रा, मूंगा, जेलीफिश। तो हाइड्रा है वो श्वसन किसके माध्यम से करता है? तो विषण के माध्यम से श्वसन करता है। तो हाइड्रा किसके माध्यम से श्वसन करता है? तो विषण के माध्यम से करता है। नेक्स्ट देखते हैं प्लेटो हेल्प नीज। तो प्लेटी हेल्थ नीज, तो चपटे सपाट संरचना वाले जीव होते हैं, आहार नाल नहीं होती इसके अंदर, परजीवी होते हैं। ये सभी जीव है मनुष्य, पालतू पशु व जंगली जो समूह होते हैं उन पर आश्रित होते हैं। तो जो प्लेटी हेल्थ नीज है, ये अन्य जो जीव होते हैं मनुष्य, पालतू पशु, इन पर आश्रित होते हैं। उदाहरण देखते हैं, टीनिया सोलियम, फेसियोलाना और प्लेनेरिया, ये सब एग्जाम्पल हैं इसके। तो टीनिया सोलिनियम ये मनुष्य की आंत व यकृत के अंदर होता है। फेसियोला होता है गाय, भेड़, इनके पित्त के अंदर फेसियोलोना होता है। नेक्स्ट देखते हैं एस्केलिमनीज निमेटोडा। तो एस्केलिमनीज निमेटोडा, तो ये गोलकर्मी होते हैं, स्वतंत्र जीवी व परजीवी दोनों रूप के अंदर ये पाए जाते हैं। उदाहरण देते हैं, एस्केरिस गोलकर्मी होते हैं, मनुष्य की छोटी आंत के अंदर पाए जाते हैं। और बुचेरियो ये मनुष्य जो हाथी पांव बीमारी हो किसके कारण होता है? तो बुचेरियो के कारण होता है। तो इनको भी आप याद रख लेना। ये सबसे हार्ड है, ये मतलब जो जंतु जगत है, पादप जगत है, इनको अपन साइंस पढ़ते हैं ना, तो इनको बीच में ही छोड़ देते हैं, नहीं पढ़ पाते, आगे चल जाते हैं, कोशिका से स्टार्ट करते हैं। लेकिन एग्जाम के अंदर क्वेश्चन है वो इनसे भी आते हैं, तो आप इनको भी मैं पढ़ा रही हूँ। इनके ही नोट्स आज तैयार करने में थोड़ा सा टाइम लग गया था। नेक्स्ट देखते हैं एनीलेडा। तो जीवों का निर्माण कई खंडों के मिलने से होता है, और जो एनीलेडा है जलीय और स्थलीय दोनों भागों के अंदर ही मिलते हैं। उदाहरण देखते हैं, जोंक, केचुआ और नेरिस, इन सब एग्जाम्पल किसका है? एनीलेडा का एग्जाम्पल है। आगे देखते हैं ऑर्थोपोडा, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। तो प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? ऑर्थोपोडा ही है, और ये पृथ्वी के लगभग 2/3 भाग पर पाया जाता है। जल, थल, वायु तीनों जगह पर ये पाया जाता है। कीट वर्ग इसमें शामिल होते हैं। तो कीट वर्ग भी किस में शामिल होते हैं? ऑर्थोपोडा के अंदर ही शामिल होते हैं। और कीट है वो श्वसन किसके माध्यम से करते हैं? ट्रिफिया के माध्यम से करते हैं। उदाहरण देखते हैं, बिच्छू, मकड़ियां, झींगा, मधुमक्खी, कॉकरोच, ये सब इसी के एग्जाम्पल हैं। कीटों के अंदर 3 जोड़ी टांगे यानी 6 टांगे होती हैं। मकड़ियों के अंदर 8 पैर होते हैं। तो मकड़ियां हैं वो कीटों के अंदर शामिल नहीं होती हैं। तिल चट्टा के अंदर चैम्बर कितने होते हैं? तो 13 चैम्बर होते हैं। देखते हैं मोलस्का। तो जिनका शरीर बहुत मुलायम होता है वो क्या होता है? मोलस्का। इनकी शरीर की सुरक्षा के लिए बाहर एक कठोर आवरण भी होता है, और निर्माण होता है कैल्शियम कार्बोनेट से बने होते हैं। जो शरीर के बाहर का जो कठोर आवरण होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। प्राणी जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ है। पहला संघ तो ऑर्थोपोडा है, और दूसरा संघ कौन सा है? मोलस्का है। उदाहरण देखते हैं, ऑक्टोपस, सीपिया और घोंगा। तो ऑक्टोपस, सीपिया, घोंगा ये मोलस्का के एग्जाम्पल्स हैं। आगे देखते हैं इकाइनोडर्मेटा।
तो सभी जीव समुद्री होते हैं इसके, और जीवों की त्वचा पर कांटे पाए जाते हैं। उदाहरण देखते हैं, तारा मछली, ब्रिटल स्टार, समुद्री अर्चिन और समुद्री खीरा, ये सब एग्जाम्पल है इकाइनोडेमेटा के। कार्डेटा, तो रीढ़ की हड्डी पाई जाने वाले जीव किस वर्ग में शामिल होते हैं? तो कार्डेटा के अंदर शामिल होते हैं। तो इसमें मत्स्य वर्ग, उभयचर वर्ग, सरीसृप वर्ग, पक्षी वर्ग और स्तनधारी वर्ग, ये भी 5 भागों के अंदर ही डिवाइडेड है। मत्स्य वर्ग तो जो पानी में पाए जाते हैं, ये श्वसन गलफड़ों के माध्यम से लेते हैं। उदाहरण शार्क मछली, इसको डॉग फिश भी कहते हैं और इसमें हड्डियां नहीं पाई जाती। घोड़ा मछली हिप्पोकेपस, इसको समुद्री घोड़ा भी कहते हैं। और गेम्बुसिया ते मॉस्क्यूट फिश भी कहते हैं इसको, और ये मच्छरों के जो लार्वा होते हैं उनको खाने का कार्य करती है। पाषाण मछली जहरीली होती है और ये उड़ भी सकती है। कौन सी? पाषाण मछली। डॉल्फिन व व्हेल मछली मत्स्य वर्ग के अंदर शामिल नहीं होती है। तो डॉल्फिन और व्हेल मछली है, ये स्तनधारी वर्ग के अंदर शामिल होती है, मत्स्य वर्ग के अंदर शामिल नहीं है। आगे देखते हैं उभयचर, तो जलीय व स्थलीय जीव होते हैं, और प्राणी के हृदय में 3 चैम्बर होते हैं। इनका श्वसन है वो फेफड़ों, गिल्स, त्वचा के माध्यम से श्वसन लेते हैं, क्योंकि ये जलीय और स्थलीय दोनों भागों पर पाए जाते हैं। उदाहरण देखते हैं मेंढक और सैलामेटर, तो मेंढक और सैलामेटर ये इसके उदाहरण है। अगला वर्ग देखते हैं सरीसृप, तो रैंकर चलने वाले प्राणी इसके अंदर शामिल होते हैं, फेफड़ों के माध्यम से श्वसन लेते हैं। उदाहरण है सांप, मछली, कछुआ, मगरमच्छ, ये सभी सरीसृप के अंतर्गत ही शामिल है। नेक्स्ट देखते हैं पक्षी वर्ग, तो शरीर के ऊपर पंख होते हैं, उड़ने की क्षमता होती है इनके अंदर, समतापी होते हैं और हृदय के अंदर 4 चैम्बर होते हैं, श्वसन फुसफुस के माध्यम से लेते हैं। उदाहरण देखते हैं हमिंग बर्ड, तो दुनिया का सबसे छोटा पक्षी होता है और इसको गुंजन पक्षी भी कहते हैं। शुतुरमुर्ग, तो दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी होता है और ये उड़ नहीं सकता। अम्बाबिल, तो दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला पक्षी कौन होता है? अम्बाबिल होता है। कीवी न्यूजीलैंड के अंदर पाया जाता है और ये भी उड़ नहीं सकता। पैगविन उड़ नहीं सकता। एमू ऑस्ट्रेलिया के अंदर पाया जाता है, तो एमू कहाँ पे पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया के अंदर, तो इनको भी याद रख लेना। नेक्स्ट देखते हैं स्तनधारी वर्ग, तो ये प्राणी जल, थल, वृक्ष पर रहने में सक्षम है। हृदय के अंदर 4 चैम्बर पाए जाते हैं, गर्म खून के प्राणी हैं, डायफ्रोम इस पर उपस्थित होता है, दूध उत्पन्न करने वाली ग्रंथियां भी इसमें पाई जाती हैं, त्वचा पर रोम पाए जाते हैं यानी छिद्र पाए जाते हैं, और बच्चों को जन्म देते हैं। तो स्तनधारी वर्ग के भी 3 उपवर्ग के अंदर इनको डिवाइडेड किया गया है, प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया और यूथिथीरिया के रूप में। तो प्रोटोथीरिया के रूप में देखते हैं स्तनधारी बच्चों के स्थान पर ही अंडे देने वाले होते हैं, मतलब ये स्तनधारी जो बच्चों के स्थान पर अंडे देते, बच्चे पैदा नहीं करते। एग्जाम्पल देखते हैं एक्डीना और प्लेटिफस, ये सब प्रोटोथीरियम के एग्जाम्पल हैं। मेटाथीरिया, तो पूर्व विकसित बच्चों को जन्म हो नहीं देते हैं, एग्जाम्पल कंगारू, और ये मार्सुपियल थैली के अंदर ही अपने बच्चे को रखते हैं। यूथीरिया, पूर्ण विकसित बच्चे को जन्म देते हैं, एग्जाम्पल मानव, चूहा, खरगोश, कुत्ता, बाघ, ये सब यूथीरिया के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट है ब्लू व्हेल, तो विशालतम स्तनधारी है, विश्व का सबसे विशाल प्राणी कौन सा है? ब्लू व्हेल ही है। इसरेरो सबसे छोटा स्तनधारी प्राणी है। चमगादड़ उठने वाला स्तनधारी होता है। मछली कौन सी नहीं है? तो जो मैं नाम 7-8 नाम दिख रही है, एक भी मछली नहीं है। जेल फिश, डेविल फिश, सिल्वर फिश, स्टार फिश, क्राई फिश, सेल फिश, रेजर फिश, कटल फिश, ये सब मछलियों के नाम हो नहीं है, तो ये मछलियां नहीं है, लेकिन लास्ट में सबके फिश लगा हुआ है, तो आप कंफ्यूज मत होना। RH जो व्हिटकर है उसके द्वारा ही 5 जगत वर्गीकरण बताया गया था, जंतु, पादप, प्रोटिस्टा, मोनेरा और कवक। तो जंतु और पादप अपन ने पढ़ लिया है, अब मोनेरा को देखते हैं। यह भी एक कोश के प्रोकैरियोटिक जीवों का समूह होता है। केंद्रक व कोशिकांग इसके अंदर संगठित नहीं होते, केंद्रिक झिल्लिका भी नहीं होती है। एग्जाम्पल देखते हैं जीवाणु, बैक्टीरिया और माइक्रोप्लाज्मा, ये सब मोनेरा के एग्जाम्पल्स हैं। प्रोटिस्टा एक कोश के यूकेरियोटिक जीव होते हैं, केंद्रिका झिल्ली इसमें पाई जाती है, जलीय जीव होते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं अमीबा, युगलिना, प्लाज्मोडियम और पैरामीशियम, ये सब प्रोटिस्टा के एग्जाम्पल्स हैं। कवक को देखते हैं, बहुकोषीय यूकेरियोटिक जीव होते हैं, विषमपोषी होते हैं, जो पोषण के लिए सड़े गले कार्बन पदार्थों पर निर्भर रहते हैं, और इनको मर्त जीव भी कहा जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं मशरूम, यीस्ट, पेंसिलियम, ये सब कवक के एग्जाम्पल्स हैं, तो इनके एग्जाम्पल्स हैं वो अच्छे से याद रख लेना। तो पानी या वाटर से डर लगना हाइड्रोफोबिया कहलाता है, और इसे कौन सा रोग होता है? रैबिड, और रैबिज रोग है वो रैबिडो वायरस के कारण होता है। तो रैबिज रोग हो किसके कारण होता है? तो रैबिडो वायरस के कारण होता है।
नेक्स्ट है हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स क्या होते हैं? ऐसे पौधे जो पानी के अंदर उगते हैं उनको हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। हाइड्रो मतलब पानी, फाइट्स मतलब पौधे। नेक्स्ट है हाइड्रोपोनिक्स। तो हाइड्रोपोनिक्स ऐसी विधि या तकनीक होती है जिसके द्वारा ही पौधों को जल के अंदर उगाया जाता है, उसको हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। और हाइग्रो, हाइग्रो यानी आर्द्रता नमी होती है। और हाइग्रोमीटर, आर्द्रता मापने के लिए जो उपकरण यूज किया जाता है उसको हाइग्रोमीटर कहते हैं। जीरो, शुष्क या ड्राई। और जीरोफाइट्स क्या होते हैं? मरुस्थल के अंदर उगने वाले पौधे हैं उनको जीरोफाइट्स कहते हैं। एग्जाम्पल नागफणी, कैक्टस, ये सब मरुद्भिद होते हैं और ये मरुस्थल के अंदर उगते हैं। नेक्स्ट है जीरोफ्लेथेमिया। तो जीरोप्थेलमिया क्या होता है? जीरो प्लस में ओप्थेलमिया, ड्राई आंख, जिससे आंख हो ड्राई यानी शुष्क आंख हो जाती है उसको क्या कहते हैं? जीरोफ्लेथेमिया कहते हैं। वह रोग जिसमें आंख हो ड्राई होती है उसको जीरोफ्लेथेमिया कहते हैं और ये विटामिन ए की कमी के कारण ही होता है। नेक्स्ट है लैक्ट, दूध या मिल्क। और लैक्टोज क्या होता है? दूध में पाई जाने वाली शर्करा लैक्टोज कहलाती है। प्रोलैक्टिन हार्मोन, दूध निर्माण करने वाला हार्मोन होता है जो कि पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है, उसको क्या कहते हैं? प्रोलैक्टिन। लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबिलिस, दूध से दही बनाने वाला जीवाणु को कहते हैं? लैक्टोबैसिलस कहते हैं। तो इनको भी आप याद रख लेना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज आप इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। और अभी तक चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कार्डियो यानी हृदय। और कार्डियोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ हार्ट, यानी हृदय का अध्ययन क्या कहलाता है? कार्डियोलॉजी। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ हार्ट ही होता है। और ईईजी क्या होता है? इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ, ये होता है मस्तिष्क का अध्ययन। तो ईईजी के द्वारा मस्तिष्क का अध्ययन किया जाता है इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ के द्वारा ही। ओर्निथो, ओर्निथो यानी पक्षी। और ओर्निथोलॉजी क्या होता है? पक्षियों का अध्ययन होता है। और बर्ड्समैन ऑफ इंडिया किसको कहते हैं? सलीम अली को कहते हैं। ओर्निथोलॉजी स्टडी ऑफ बर्ड्स ओर्निथोलॉजी कहलाता है। माइक्रो, कवक। और माइकोलॉजी कवक का अध्ययन कहलाता है। तो माइकोलॉजी क्या कहता है? कवक का अध्ययन है वो माइकोलॉजी कहलाता है। माइकोराइजा, जड़ या कवक का जो सहजीवन है वो क्या कहलाता है? माइकोराइजा कहलाता है। फाइको, शैवाल या एल्गी होती है। और फाइकोलॉजी होता है शैवाल का अध्ययन। तो शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी। लाइकेन, कवक प्लस में शैवाल का सहजीवन है वो लाइकेन होता है। और ये वायु प्रदूषण का सूचक है। वायु प्रदूषण अधिक होगा तो वहां पर लाइकेन कम होगा। रोसेला लाइकेन से लिटमस पत्थर बनता है। तो लिटमस पत्थर किससे बनता है? रोसेला लाइकेन से। अमल, जो लिटमस पत्थर नीला होता है उसको लाल कर देते हैं, जबकि क्षार है वो लाल लिटमस पत्थर है उसको नीला कर देते हैं। तो क्षार तो लाल को नीला करते हैं जबकि अमल हो नीले को लाल करते हैं। ओस्टियो, बोन यानी हड्डी। और ओस्टियोलॉजी क्या कहलाती है? हड्डियों का अध्ययन। और ओस्टियोमलेशिया, हड्डी का जो कमजोर होना, वो कौन सा रोग कहलाता है? ओस्टियोमलेशिया के कारण होता है। विटामिन डी की कमी से ही रिकेट्स या सूखा रोग होता है जो कि बच्चों में होता है, जबकि ओस्टियोमलेशिया है ये वयस्क के अंदर होता है। हिपेटो, लीवर या यकृत। और हिपोटोलॉजी लीवर का अध्ययन कहलाता है। हेपेटाइटिस, लीवर या यकृत है वो प्रभावित होता है। तो हेपेटाइटिस रोग से लीवर या फिर यकृत वो प्रभावित होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है। और मानव शरीर के सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो त्वचा है। लीवर ह्यूमन बॉडी का मैक्सिमम जो रिजर्वेशन पावर है वो कहाँ पे नहीं होता है? तो न्यूरॉन के अंदर। एंटीमो, कीट। और एंटीमोलॉजी कीटों का अध्ययन कहलाता है। लियो यानी व्हाइट यानी सफेद। और ल्यूकोसाइट्स क्या होता है? श्वेत रक्त कणिका यानी WBC को कहते हैं। ल्यूकोमिया, तो ल्यूकेमिया है वो WBC की जहां पर अत्यधिक वृद्धि हो जाती है जिससे कि रक्त कैंसर होता है उसको क्या कहते हैं? ल्यूकेमिया कहते हैं। क्रायो, वेरी लो टेम्परेचर। और क्रायोजेनिक, वह इंजन जो अति न्यून ताप पर ही कार्य करता है उसको क्रायोजेनिक कहते हैं। जैसे चंद्रयान 3 14 जुलाई 2023 को ही भेजा गया था LVM-3 M4 रॉकेट के द्वारा। और ये C-25 क्रायोजेनिक इंजन का इसमें प्रयोग किया गया था। तो कौन सा क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किया गया था? C-25 का। पायरो, अत्यधिक तापमान। और पायरोमीटर क्या कहलाता है? बहुत अधिक तापमान को मापने के लिए ही पायरोमीटर का यूज किया जाता है। पाइरेक्स, लैब में यूज होने वाला कांच होता है उसको क्या कहते हैं? पाइरेक्स कहते हैं। और अत्यधिक तापमान को सहने की क्षमता भी इसके अंदर होती है। नेक्स्ट देखते हैं एंड्रो, तो पुरुष मेल के अंदर होता है। और एंड्रॉइड यानी जो सॉफ्टवेयर पुरुष के अंदर, जो सॉफ्टवेयर जो पुरुष को शक्तिशाली बनता है उसको एंड्रॉइड कहते हैं। और एंड्रोजन, पुरुष में पाया जाने वाला जो सेक्स हार्मोन है वो कौन सा होता है? एंड्रोजन होता है। एंड्रोसियम, फूलों में जो नर जनन अंग होता है उसको क्या कहता है? एंड्रोसियम यानी पुंमंग। और गायनो, महिलाओं के अंदर, तो गायनोसियम क्या कहता है? फूल का जो मादा जनन अंग है वो क्या कहलाता है?
गाइनोसियम या जायांग। तो गाइनोसियम फूल का मादा जनन अंग होता है, जबकि एंड्रोसियम होता है फूल में नर जनन अंग। राइनो नाक और राइनो वायरस जुकाम के लिए, जो कोल्ड के लिए जिम्मेदार वायरस है, तो राइनो वायरस ही होता है। और एक सींग वाला गेंडा, ये राइनो होता है। ओक्थेलम आंख और ओप्थेलोमोलॉजी क्या कहलाता है? स्टडी ऑफ आइज। तो स्टडी ऑफ आइज क्या कहलाता है? ओप्थेलोमोलॉजी। जीरो फ्लेम के कारण आंख सूख जाती है। और सिस्मो यानी कंपन और सिस्मोग्राफ भूकंप की तीव्रता मापने के लिए सिस्मोग्राफ को यूज करते हैं। भूकंप की उत्पत्ति, जो आप फोकस और पहली बार जो सतह पर महसूस होते हैं भूकंप, उसको क्या कहते हैं? अधिकेंद्र कहते हैं। बार यानी भार या वजन, और बैरोमीटर दाब को मापने वाला यंत्र होता है। आइसोबैरिक, जिनके परमाणु द्रव्यमान बराबर होते हैं, उनको क्या कहते हैं? संभारिक कहते हैं। लिथो पत्थर और लिथोस्फीयर स्थल मंडल को कहते हैं। डर्मेटो स्किन, तो त्वचा का सबसे ऊपरी भाग होता है, उसको क्या कहते हैं? एपिडर्मिस कहते हैं। हिस्टो यानी उत्तक होता है। हिस्टोलॉजी स्टडी ऑफ उत्तक, तो स्टडी ऑफ उत्तक है वो हिस्टोलॉजी कहलाता है। एंजियो यानी धमनी व प्लस शिरा, तो अगर धमनी व शिरा के अंदर ही ब्लॉक की हो तो उसके इलाज के लिए एंजियोप्लास्टिक है, इसका यूज किया जाता है। हेमेटो यानी ब्लड और हेमेटोलॉजी ब्लड ऑफ स्टडी ऑफ ब्लड्स, तो रक्त का जो अध्ययन है उसको क्या कहते हैं? हेमेटोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है कैरियो यानी केंद्रक, और कैरियोलॉजी केंद्रक का अध्ययन कहलाता है। प्राक्योरिटिक कोशिका और यूकेरियोटिक कोशिका, तो प्रो प्लस में कोरिक में केंद्रक होता है, प्राक्योरिटिक के अंदर ही प्राक्योरिटिक इसमें केंद्रक नहीं होता है, केंद्रक विहीन होती है, जबकि यूकेरियोट्स के अंदर केंद्रक होता है। तो यूकेरियोट्स के अंदर केंद्रक होता है और प्राक्योरिट्स में केंद्रक हो नहीं होता है। प्रमुख संवर्धन देखते हैं। सेरिकल्चर रेशम कीट पालन, ओलरीकल्चर सब्जी, फ्लोरीकल्चर फूलों की खेती, पीसीकल्चर मछली पालन, सिल्वीकल्चर वनों की खेती को, वर्मीकल्चर केचुए की खेती यानी किसान का मित्र भी कहते हैं इसको, विटीकल्चर अंगूर की खेती, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन को कहते हैं। बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान, तो सजीवों की स्टडी किसमें की जाती है? बायोलॉजी के अंदर की जाती है। और इसके जनक कौन है? अरस्तु हैं, और ये सब दिया था 1901 के अंदर ही लेमार्क प्लस में ट्रिविनास के द्वारा ही। बायोलॉजी में जूलॉजी और बोटनी दो का अध्ययन किया जाता है। जीव विज्ञान जूलॉजी होता है, जबकि पादप जो वनस्पति विज्ञान है वो बोटनी होता है। तो जूलॉजी के जनक कौन है? अरस्तु हैं, और वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो थियोक्रेक्टस। तो थियोक्रेक्टस है, ये वनस्पति विज्ञान के जनक है। नेक्स्ट देखते हैं कोशिका सेल, तो कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है, और यह शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। कोशिका की खोज 1665 के अंदर ही रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी, और ये मृत कोशिका की खोज की गई थी। और जीवित कोशिका की खोज है वो किसके द्वारा की गई है? तो ल्यूवेनबर्ग के द्वारा की गई थी। माइक्रोग्राफिक्स बुक, तो कोशिका का जनक किसको कहते हैं? रॉबर्ट हुक को कहा जाता है, और ये माइक्रोग्राफिक ये इनकी बुक का भी नाम है। जीवित कोशिका की खोज है वो ल्यूवेनबर्ग के द्वारा ही 1674 में की गई थी। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादक स्लाइवर व सवान के द्वारा दिया गया था, और शरीर का निर्माण कोशिकाओं से होता है। शरीर कोशिका विभाजन के फलस्वरूप जो नई कोशिकाएं हैं वो बनती है। तो शरीर है वो कोशिका विभाजन के कारण ही जो नई कोशिका बनती है उसी शरीर का निर्माण होता है। अपवाद विषाणु है। वायरस विषाणु कोशिका सिद्धांत का अपवाद होता है, क्योंकि वायरस सजीव और निर्जीव के मध्य योजक की कड़ी, तो सजीव और निर्जक के मध्य योजक कड़ी को क्या कहते हैं? वायरस है। पादप जंतु के मध्य योजक कड़ी को युगलिना कहते हैं। सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा की है, और सबसे बड़ी कोशिका है शुतुरमुर्ग के अंडे की। मनुष्य में सबसे लंबी कोशिका किसकी है? तो न्यूरॉन की है, तो इसको भी आप याद रख लेना। अब देखते हैं पादप कोशिका और जंतु कोशिका। तो पादप कोशिका के अंदर कोशिका भित्ति है वो पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिका के अंदर नहीं होती। कोशिका झिल्ली पादप और जंतु दोनों के अंदर होती है। तारक काय ये जंतु कोशिका के अंदर होता है, पादप कोशिका के अंदर नहीं पाया जाता है। रिक्तिका पादप कोशिका के अंदर होता है, जंतु कोशिका के अंदर नहीं होता है। हरित लवक पादप कोशिका के अंदर होता है, जंतु के अंदर नहीं होता है। केंद्रक दोनों के अंदर ही होता है, और माइक्रोकॉन्डिया ये भी दोनों के अंदर ही होता है, पादप व जंतु दोनों के अंदर ही होता है। कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका के अंदर ही पाया जाता है, और इसका कार्य है पेड़ को सुरक्षा प्रदान करना। पादप कोशिका सेलुलोज यानी पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे अधिक कार्बनिक पदार्थ सेलुलोजी होता है। कवक फंगस कोशिका भित्ति, और ये किसका बना होता है? काइटिन का बना होता है। नेक्स्ट देखते हैं जंतु कोशिका। तो जंतु कोशिका जीव द्रव्य कोशिका द्रव्य प्लस में केंद्रक से मिलकर बना होता है जीव द्रव्य, और हेक्सरे के द्वारा जीवन का भौतिक आधार, और ये नाम किसने दिया था? पुरकिंजे के द्वारा दिया गया है। ये देखो ये कोशिका झिल्ली है, ये कोशिका द्रव है,
और ये मध्य के अंदर क्या है, केंद्रक होता है। तो ये इस डायग्राम के माध्यम से थोड़ा सा समझाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं माइक्रोकोंडिया। ये वाला माइक्रोकोंडिया है, ये इसमें सतह से अंतःप्रहदवी जाली का है। राइबोसोम यहाँ पर पाया जाता है जो कि खुरदरी केंद्रक मध्य के अंदर है। यहाँ पर ये कौन सा है, लाइसोसोम है, और इधर कौन सा है, तारकाय है, और ये वाले कौन से गोल्जिकाय है। तो ये वाले लंबे लंबे कौन से गोल्जिकाय है। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, कोशिका शक्ति ग्रह भी कहते हैं, और धोरी झिल्ली युक्त होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया धोरी झिल्ली युक्त होता है, धोरी झिल्ली युक्त होता है, देखो धोरी झिल्ली युक्त होता है ये। इसमें हरित लवक धोरी झिल्ली युक्त होता है माइटोकॉन्ड्रिया। खोज की थी अल्टमान के द्वारा, नाम बेंडा ने दी थी, और शोषण से ऊर्जा प्राप्त करता है। C6H12O6 प्लस में 6O2, माइटोकॉन्ड्रिया के बाद में 6CO2 प्लस में 6H2O प्लस में 36 ATP के रूप में ऊर्जा को प्रोवाइड की जाती है। श्वसन कैटाबोलिक रिएक्शन होती है क्योंकि इसमें जटिल अणु टूटकर ही सरल अणु के अंदर बनते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा का संलयन, एटीपी यानी ऊर्जा की मुद्रा किसको कहते हैं, एटीपी को कहते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को ही। तो एटीपी की फुल फॉर्म क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। तो ऊर्जा का संलयन किसमें होता है, एटीपी के रूप में ही। प्रकाश संश्लेषण सूर्य की उपस्थिति के अंदर ही होता है, और ये एनाबोलिक रिएक्शन होती है। पर्णहरित क्लोरोफिल। लाइसोजोम की खोज डी डब्बे के द्वारा की गई है, और ये 36 कोशिकाओं का पालन, यानी कोशिका की आत्मघाती थैली हो लाइसोसोम को कहते हैं। कोशिका का सफाई कर्म भी कहते हैं। तो लाइसोसोम को कोशिका का सफाई कर्मी और कोशिका का आत्मघाती थैली कहते हैं, और इसकी खोज की थी डी डब्बे के द्वारा। अंतःपर्दवी जालिका, तो इसकी खोज पोर्टर के द्वारा की गई है, और परिवहन यानी पूरी कोशिका के अंदर फैला हुआ क्या होता है, अंतःपर्दवी जालिका होता है। परिवहन के अंग देखते हैं, एक तो चिकनी सतह होती है और एक इसकी खुरदरी सतह होती है। तो राइबोसोम है वो कौन सी सतह पर पाया जाता है, तो चिकनी सतह पर राइबोसोम नहीं पाया जाता, जबकि खुरदरी सतह पर राइबोसोम वो पाया जाता है, और ये प्रोटीन का निर्माण करता है, जबकि जो चिकनी सतह है यहाँ पर वसा का निर्माण करता है। राइबोसोम देखते हैं, कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग है वो राइबोसोम ही होता है, और इस पैलेट कण की खोज है वो पैलेट के द्वारा की गई है। प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं, और कोशिका का इंजन भी राइबोसोम को ही कहते हैं। गोल्जिकाय, तो इसकी खोज कैमिलो गोल्जी के द्वारा की गई है, और प्रमुख स्त्रावणांक कौन सा है, तो कोशिका का महत्वपूर्ण पदार्थ बाहर निकालने का काम है वो गोल्जिकाय के द्वारा ही किया जाता है। तारकाय की खोजकर्ता बोब्रे है, वो तारकाय की खोज की है। उपस्थिति केवल जंतु कोशिकाओं के अंदर ही पाया जाता है, पादप कोशिकाओं के अंदर नहीं पाया जाता। कार्य क्या है, तो कोशिका का विभाजन करना, और इसकी आकृति किस प्रकार की होती है, तो बेलनाकार इसकी आकृति है। तो आपको ये याद करना है कि ये पादप कोशिका में पाया जाता है कि नहीं पाया जाता, तो नहीं पाया जाता, केवल जंतु कोशिका के अंदर पाया जाता है। कार्य होता है कोशिका विभाजन का करना। लवक केवल पादप कोशिका के अंदर ही पाया जाता है। तो ये 3 प्रकार का होता है, अपर्णीय लवक, पर्णीय लवक और हरित लवक। अपर्णीय लवक खाद्य संचयन, सफेद अनाज, गेहूं, पादप खाद्य संचय, स्टार्च, माड, इनका संचय करता है, और जंतुओं के अंदर खाद्य संचय का कार्य है वो ग्लाइकोजन के द्वारा किया जाता है। पर्णीय लवक, तो टमाटर का लाल रंग है वो लाइकोपिन के कारण होता है। गाजर का नारंगी रंग बी कैरोटीन के कारण होता है। पीला रंग है वो बिलिरुबिन के कारण होता है। मूत्र, तो मूत्र का पीला रंग न्यूरोक्रोम वर्ण के कारण ही मूत्र का जो पीला रंग है वो होता है, तो न्यूरोक्रोम वर्ण के कारण। हरित लवक, तो पर्णहरित होता है। हरित लवक पर्णहरित होता है, और इसमें कौन सी धातु पाई जाती है, तो एमजिन मैग्नीशियम धातु है वो इसमें पाई जाती है। और पादपों में रसोई घर भोजन निर्माण का कार्य हरित लवक के अंदर किया जाता है, प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति के अंदर ही। पौधों में भोजन निर्माण की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण द्वारा ही हरित लवक के अंदर संपन्न होती है। तो इनको भी आप याद रख लेना। मनुष्य कोशिका के अंदर गुणसूत्र डीएनए और फिर जीन का निर्माण होता है। तो पहले जीन, फिर डीएनए बनता है, फिर गुणसूत्र, फिर केंद्रक, फिर कोशिका बनती है, और फिर मनुष्य का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से प्रोसेस वो चलती रहती है। तो देखो ये हरित लवक ये सूर्य के प्रकाश के अंदर ही पादप भोजन किस प्रकार से प्राप्त करते हैं उनके बारे में भी थोड़ा सा समझा रखा है। प्रकाश संश्लेषण, तो सूर्य के प्रकाश के अंदर ही क्लोरोफिल की उपस्थिति के अंदर ये जो 6CO2 6H2O क्लोरोफिल की उपस्थिति में C6H12O6 ग्लूकोज बनता है, प्लस में 6O2 ऑक्सीजन है ये बन जाता है। कौन से रंग के प्रकाश के अंदर प्रकाश संश्लेषण मिनिमम के कहाँ पे होता है, तो लाल रंग के अंदर, और मैक्सिमम होता है हरे रंग के प्रकाश के अंदर ही। स्वपोषी, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वो स्वपोषी कहलाते हैं। विषमपोषी होते हैं जो दूसरों पर अपने भोजन के लिए निर्भर रहते हैं, जैसे मनुष्य।
केंद्रक, तो इसकी खोज 1831 के अंदर ही रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा की गई है। तो केंद्र की खोज 1831 के अंदर ही रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा की गई है और केंद्र का अध्ययन कैरियोलॉजी कहलाता है। तो ये क्या है, केंद्रक है, कोशिका के मध्य में क्या पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। और ये धागेनुमा संरचना है वो क्रोमेटिन जल, तो क्रोमेटिन जल गुणसूत्र, तो धागेनुमा जो संरचना है इसके द्वारा ही बना होता है। नेक्स्ट देखते हैं डीएनए, हिस्टोन प्रोटीन से लिपटा होता है, आनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है और इसमें हिस्टोन प्रोटीन होता है। सेंट्रोसोम, तो ये सेंट्रोसोम यानी शब्द हो किसके द्वारा दिया गया है, तो वाल्टर के द्वारा ही सेंट्रोसोम जो गुणसूत्र के लिए दिया गया शब्द कौन सा, वाल्टर के द्वारा दिया गया था। मनुष्य के अंदर 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, टोटल कितने होते हैं 46। तो काय गुणसूत्र 44 गुणसूत्र होते हैं और 22 जोड़ी होते हैं, जबकि सेक्स क्रोमोसोम लिंग गुणसूत्र 1 जोड़ी होता है। और ये 2 गुणसूत्र होते हैं, नर के अंदर XY होता है, मादा के अंदर XX होता है। तो Y गुणसूत्र नर या मादा का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, तो Y गुणसूत्र के द्वारा ही किया जाता है। अंडाणु और शुक्राणु के अंदर ही केवल 23 गुणसूत्र ही होते हैं। अंडाणु 23 प्लस में शुक्राणु 23 निषेचन के द्वारा भ्रूण का निर्माण होता है। तो मेल और फीमेल इनके निषेचन से भ्रूण का निर्माण हो किया जाता है। न्यूक्लिक अम्ल, डीएनए डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, ये आनुवंशिक पदार्थ होता है। और आरएनए राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, तो आनुवंशिक पदार्थ इसमें आरएनए पाया जाता है। और डीएनए में डीऑक्सी राइबोज अम्ल वो पाया जाता है। एनए डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, तो न्यूक्लियोटाइड का बहुलक कौन होता है, डीएनए होता है। अब न्यूक्लियोटाइड देखते हैं, शर्करा, कार्बोहाइड्रेट, नाइट्रोजन क्षारक और फास्फोट, ये न्यूक्लियोटाइड के अंदर ही पाया जाता है। और न्यूक्लियोटाइड के अंदर फास्फोट रहित न्यूक्लियोटाइड, तो इसकी ट्रिक भी है। नाइट्रोजन क्षारक देखते हैं, तो नाइट्रोजन क्षारक इसमें प्यूरिन, एडेनिन, गवानीन और पिरामिडिन कौन से, थायमिन और साइटोसिन होता है। तो एटी यानी एडेनिन है, ये थायमिन से साथ में जुड़ा होता है और ग्वानिन है, ये साइटोसिन के साथ में जुड़ा होता है। तो डीएनए द्विकुंडलित यानी ये मॉडल हेलिक्स मॉडल है, वो वॉटसन और क्रिक के द्वारा ही दिया गया था और इनको 1962 के अंदर ही इनके लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला है, वॉटसन एंड क्रिक को डीएनए की द्विकुंडलित संरचना के लिए ही। तो डीएनए डीऑक्सीराइबोज शर्करा, N2 बेस एन ए है, वो TCN ए मतलब एडेनिन है, वो थायमिन के साथ जुड़ता है, गवानीन है वो जुड़ता है साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड के साथ में ही। तो ये एडेनिन, गवानीन, यूरोसिल और साइटोसिन, तो यूरोसिल आरएनए है, इसके अंदर ही साइटोसिन की जगह क्या पाया जाता है, सॉरी थायमिन की जगह क्या पाया जाता है, तो यूरोसिल पाया जाता है। तो डीएनए और आरएनए के अंदर जो नाइट्रिक क्षारक है वो अलग अलग कैसे होते हैं, जैसे एडेनिन, गवानीन और साइटोसिन तो सेम होते हैं, लेकिन थायमिन की जगह इसमें यूरोसिल पाया जाता है। आगे देखते हैं जीन, डीएनए का खंड ही होता है और विशेष लक्षण का निर्धारण जीन के द्वारा ही किया जाता है। गुणसूत्र वंशानुगति का जनक होते हैं, तो गुणसूत्रों के अंदर वंशानुगति का जनक है वो जीन ही होते हैं। जीन वंशानुगति का निर्धारक करते हैं। डीएनए ट्रांसक्रिप्शन से एमआरएनए ये मैसेंजर के रूप में ही कार्य करता है और एमआरएनए से प्रोटीन ट्रांसलेशन, तो एमआरएनए से प्रोटीन का जो संरचना है ट्रांसलेशन के माध्यम से होता है। तो डीएनए से एमआरएनए ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है और एमआरएनए से प्रोटीन ये ट्रांसलेशन कहलाता है, यानी मैसेंजर के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट देखते हैं, डीएनए से आनुवंशिक सूचना एमआरएनए द्वारा ही प्राप्त करना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, जबकि एमआरएनए को प्राप्त सूचना के आधार पर ही प्रोटीन का निर्माण करना ट्रांसलेशन कहलाता है। तो ये पॉइंट आप थोड़ा सा याद रख लेना क्योंकि बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि डीएनए से ही आनुवंशिक सूचना डीएनए से एमआरएनए तक को क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन, जबकि एमआरएनए से प्राप्त सूचनाओं को ही प्रोटीन का निर्माण करने की जो सूचना होती है उसको क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन कहते हैं। कृत्रिम जीन का संश्लेषण, तो ये 1968 के अंदर ही हरगोविंद खुराना के द्वारा ही जो कृत्रिम जीन है इसका संश्लेषण किया गया था और इसके लिए इनको चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। नेक्स्ट है कोशिका का विभाजन, तो ये अर्धसूत्री, समसूत्री और विभाजन है, 2 प्रकार का जो विभाजन होता है। तो इसमें बैक्टीरिया, जीवाणु, प्रोटोजोआ, शैवाल ये पाए जाते हैं। समसूत्री विभाजन में काय कोशिका है इनका विभाजन होता है, जबकि अर्धसूत्री विभाजन में जनन कोशिका है इनका विभाजन होता है। तो असूत्री के अंदर बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, शैवाल का, समसूत्री के अंदर काय कोशिका का और अर्धसूत्री के अंदर जनन कोशिका का निर्माण होता है। समसूत्री में काय कोशिका का, तो जनन कोशिका से संतति कोशिका के अंदर गुणसूत्र की संख्या वो समान ही होती है। तो 46 गुणसूत्र होते हैं जनन कोशिका के अंदर ही। अर्धसूत्री में जनन कोशिका शुक्राणु, अंडाणु के द्वारा संतति कोशिका के अंदर गुणसूत्र की संख्या आधी रह जाती है, जबकि समसूत्री विभाजन के अंदर ही जो गुणसूत्रों की संख्या संतति के अंदर वो समान रहती है, इसके अंदर आधी रह जाती है। तो 46 गुणसूत्र के अंदर ही जनन कोशिका है ये इसका निर्माण, तो इसमें 23 जो गुणसूत्र है वो रह जाते हैं।
संतति कोशिका के अंदर जनक कोशिका से 2 संतति कोशिकाएं प्राप्त होती है, जबकि एक जनक कोशिका से 4 संतति कोशिका प्राप्त होती है। समसूत्री के अंदर तो कितनी कोशिका प्राप्त होती है, तो 2 संतति कोशिका प्राप्त होती है, जबकि अर्धसूत्री विभाजन के अंदर 4 संतति कोशिका वो प्राप्त होती है। तो इनको भी आप याद रख लेना। नेक्स्ट देखते हैं न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्व। पोषण क्या होता है? जीवों की वृद्धि व विकास तथा सभी जैव प्रक्रम के संचालन के लिए ही आवश्यक सभी पोषक पदार्थों से युक्त भोजन ग्रहण करने की जो प्रक्रिया है वो पोषण कहलाती है। पोषण 2 प्रकार का होता है, स्वपोषी और विषमपोषी। स्वपोषी के अंदर पेड़ पौधे हैं, ये अपना भोजन और प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से करते हैं, जबकि विषमपोषी के अंदर शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, परजीवी, सहजीवी, ये सब विषमपोषी के अंतर्गत आते हैं। शाकाहारी में खरगोश, गाय हैं, मांसाहारी में शेर, सर्वाहारी के अंदर मनुष्य हो, सर्वाहारी के अंदर ही है, ये मांस भी खा लेता है, और जैसे पेड़ पौधे हैं इनके जो फल फ्रूट्स पड़ने नहीं, शाकाहारी और मांसाहारी दोनों हैं मनुष्य। अपमार्जक सियार, चील, जो मरे हुए जो पेड़ मतलब मेरे मरे हुए जीव उनको खाते हैं वो अपमार्जक होते हैं। परजीवी जोंग और जू, सहजीवी लाइकेन होते हैं। तो अपमार्जक को ही प्रकृति का सफाई कर्मी भी कहते हैं, क्योंकि यह मृत पदार्थों पर निर्भर रहता है। पादपों में पोषण, तो पोषण है भोजन हो मुख्य 3 भागों के अंदर विभाजित किया जाता है। ऊर्जा प्रदान करने वाले खाद्य पदार्थ कार्बोहाइड्रेट और वसा होती है। शरीर निर्माण करने वाले खाद्य पदार्थ प्रोटीन, और प्रतिरोधी क्षमता वाले खाद्य पदार्थ विटामिन और खनिज होते हैं। 3 भागों के अंदर इनको डिवाइड किया गया है। पोषक तत्वों के अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण और जल। तो पोषक तत्व हैं, इनको देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट या शर्करा तो तुरंत ऊर्जा देने वाले स्रोत होते हैं, जैसे ग्लूकोज डी, एनर्जी ड्रिंक, इनसे कार्बोहाइड्रेट को तुरंत प्राप्त हो जाती है। तो शरीर की 50 से 75% ऊर्जा है वो इन्हीं से प्राप्त होती है। गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, शक्कर, इन सब में क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से ही 2.2 कैलोरी ऊर्जा हो प्राप्त होती है। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ये भी शामिल है। कार्बोहाइड्रेट के प्रकार देखते हैं, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। इनको थोड़ा सा विशेष रूप से पढ़ लेना। मोनोसैकेराइड तो इसमें ग्लूकोज ब्लड शुगर कहते हैं, फ्रक्टोज को फ्रूट शुगर कहते हैं, और गैलेक्टोज को ब्रेन शुगर कहते हैं। डाइसैकेराइड के अंदर ही शर्करा 2 प्रकार की शर्करा होते हैं। ग्लूकोज प्लस में फ्रक्टोज से सुक्रोज बनती है, ग्लूकोज प्लस में ग्लूकोज से माल्टोज बनती है, और ग्लूकोज प्लस में गैलेक्टोज से लैक्टोज बनती है। तो ये पॉइंट इंपोर्टेंट है, इनको थोड़ा सा आप याद रख लेना कि ग्लूकोज प्लस में फ्रक्टोज से क्या बनता है? सुक्रोज बनती है। ग्लूकोज प्लस में ग्लूकोज से माल्टोज, और ग्लूकोज प्लस में गैलेक्टोज से लैक्टोज का निर्माण होता है। वैसे पॉलीसैकेराइड के अंदर स्टार्च, तो पौधों में खाद्य पदार्थ का संचय है वो स्टार्च के रूप में होता है। ग्लाइकोजन, जंतुओं के अंदर खाद्य पदार्थ का संचय ग्लाइकोजन के रूप में होता है। सेलुलोज, तो पादपों के अंदर जो कोशिका भित्ति है वो सेलुलोज की बनी होती है, जबकि जो कवक है उनके अंदर कोशिका भित्ति है वो काइटिन की बनी होती है। तो ये सब पॉलीसैकेराइड के एग्जाम्पल है, तो इनको भी आप याद रख लेना। प्राकृतिक रूप से सबसे मीठी शर्करा कौन सी है? तो फ्रक्टोज है, और ये किसमें पाई जाती है? शहद के अंदर। टेबल शुगर या कैन शुगर, घर में चीनी जो सुक्रोज होती है वो किसका एग्जाम्पल है? टेबल शुगर का ही। मिल्क शुगर, लैक्टोज। सभी कार्बोहाइड्रेट मीठे नहीं होते हैं। तो क्या सभी कार्बोहाइड्रेट मीठे होते हैं कि नहीं? सभी कार्बोहाइड्रेट मीठे नहीं होते हैं। देखते हैं पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। होलोजोनिक, मनुष्य में पाचन की प्रक्रिया है वो शरीर के अंदर ही होती है, इसलिए मनुष्य होलोजोइक प्राणी है। तो मनुष्य किस प्रकार का प्राणी है? होलोजोइक प्राणी होता है। तो मनुष्य के अंदर पाचक देखो किस प्रकार से होता है, कहाँ पे सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है? छोटी आंत, बड़ी आंत, अमावस्या, अग्नाशय, इनके अंदर क्या क्या होता है इन सबको देखते हैं। एक बार थोड़ा सा आप ये डायग्राम भी देख लेना, कहाँ कहाँ पे अमावस्या होता है, यहाँ पर HCl एसिड का पाचन होता है। छोटी आंत ये ड्यूनियम, जेजुनम, इलियम, ये छोटी आंत के ही प्रकार है। बड़ी आंत के अंदर सीकम, कोलोन और रेक्टम, ये बड़ी आंत के प्रकार है। फिर आता है गुदा, इधर ग्रहणी है, लीवर है, पित्ताशय है। तो ये सब डायग्राम के द्वारा भी समझा रखा है। अब देखते हैं पाचन का क्रम। तो पहले मुंह में होता है, फिर मुख गुहा में, फिर ग्रासनी में, फिर फूड पाइप्स के अंदर, फिर स्टोमच, फिर अमावस्या और फिर ग्रास नली के अंदर होता है। फिर उसके बाद छोटी आंत के अंदर भी ड्यूटिनम, फिर जेजुनम, फिर इलियम, फिर सीकम के अंदर यानी बड़ी आंत के प्रकार हो आ गए हैं, फिर कोलम के अंदर, फिर रेक्टम यानी अमावस्या के अंदर, फिर गुद्दा के अंदर जाता है। तो इस प्रकार से प्रोसेस है, यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ तक खत्म होता है। मनुष्य के अंदर भोजन का पाचन इस प्रकार से होता है।
आहार नाल, तो मुख से गुदा तक जो आहार नाल होती है इसकी लंबाई 8 से 10 मीटर की होती है। मुख गुहा, तो पाचन की शुरुआत है मुख गुहा से होती है, जीभ दांत लार ग्रंथियों से ही। और स्वाद करने का किसको कहते हैं, तो जीभ को ही कहते हैं, क्योंकि स्वाद का महसूस किससे होती है, तो जीभ से होती है। दांत, तो मनुष्य में दांत जबड़े में धसे हुए होते हैं और इसे डाकोंडेंट भी कहते हैं। मनुष्य में कुछ दांत 2 बार आते हैं, इसलिए मनुष्य को द्विबार दंती भी कहते हैं। दांत के ऊपर इनेमल हल्का पीला परत भी चढ़ी रहती है, जो कि शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ है। तो शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है, तो इनेमल। और इनेमल कौन सा है, दांत के ऊपर जो चढ़ी हुई हल्की पीली जो परत होती है उसको इनेमल कहते हैं। चाय एसिड से इनेमल हो खराब भी हो जाता है, और जो अगर ज्यादा चाय पीते तो उससे इनेमल हो खराब हो जाता है। दांत कितने प्रकार के हैं, तो दांत 16 है। काटना, चीरने वाले, चबाने वाले, चबाने और पीसने वाले। तो ये इसका फॉर्मूला भी है, देखो 2 1 2 3 मल्टीप्लाई 2, यानी कितने दांत होते हैं, 32। दूध के दांत कितने होते हैं बच्चों में, तो 20 दांत होते हैं। विजडम टीथ यानी अक्ल डाढ़ या अवशेषी अंग होते हैं, किसी के अंदर होती है किसी के अंदर नहीं भी होती है। लार ग्रंथियां, तो 3 जोड़ी होती है, लाइसोजाइम और एमाइलेज एंजाइम्स। तो लाइसोजाइम ये जीवाणु की भक्षण करती है और एमाइलेज एंजाइम ये कार्बोहाइड्रेट का भक्षण करती है। तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ पे होता है, तो एमाइलेज एंजाइम के अंदर ही होता है। मुख गुहा के अंदर ही वसा और प्रोटीन का पाचन वो नहीं होता है। मुख में भोजन को क्या कहते हैं, बोलस कहते हैं। तो वसा और प्रोटीन का पाचन वो कहाँ पे नहीं होता है, मुख गुहा के अंदर नहीं होता है। ग्रसनी, इसे श्वास और भोजन का कॉमन चैम्बर भी कहते हैं, और इसमें पाचन वो नहीं होता। तो ग्रसनी के अंदर पाचन वो नहीं होता, जो लंबी सी नली होती है उसके अंदर भोजन का पाचन नहीं होता है। एपिग्लोटिक्स, तो भोजन को श्वास नली में जाने से रोकने के लिए श्वास नली के मुख पर एपिग्लोटिक्स भी होता है। तो एपिग्लोटिक्स किसको कहते हैं, तो भोजन को श्वास नली में जाने से रोकने के लिए श्वास नली के मुख पर एक एपिग्लोटिक्स भी लगा होता है। ग्रास नली, इसको फूड पाइप भी कहते हैं, और यहाँ पाचन नहीं होता है, या मुख गुहा से आया हुआ भोजन है वह कमाकुंचन के द्वारा अमावस्या के अंदर भेजा जाता है। तो ग्रास नली का काम क्या है, तो जो मुख गुहा से आया हुआ भोजन है उसको अमावस्या में भेजने का काम करती है। अमावस्या यानी स्टोमच, तो इसमें HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वो किसमें पाया जाता है, अमावस्या के अंदर पाया जाता है। पेप्सिन, प्रोटीन का पाचन होता है, तो पेप्सिन को एक्टिव करने के लिए इसमें HCl वो जरूरी होता है। रेमिन, बच्चों में दूध के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम होता है, तो रेनिन एंजाइम होता है। अमावस्या में भोजन की प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय होती है, और अमावस्या के अंदर भोजन को क्या कहते हैं, काइन भी कहते हैं। अमावस्या में कास्टिक जूस स्त्रावित होता है, तो कौन सा जूस स्त्रावित होता है, तो कास्टिक जूस है वो स्त्रावित होता है। नेक्स्ट देखते हैं छोटी आंत, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आहार नाल का सबसे बड़ा भाग है वो छोटी नाल ही होती है, और इसकी टोटल लंबाई होती है 6 मीटर। 3 भाग होते हैं, ग्रहणी यानी ड्यूटीनम, जेजूनम और एलियम। डेडूनम यानी ग्रहणी छोटी आंत का ही भाग है। अमावस्या से भोजन है वो कहाँ पे जाता है, ग्रहणी से भोजन वो अमावस्या के अंदर जाता है। और अग्ना से रस पूर्ण पाचक रस होता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, इन सब का पाचन वो कहाँ पे होता है, तो ड्यूटीरियम के अंदर ही होता है। लिवर में संश्लेषित पित्त रस ग्रहणी के अंदर वसा का इमल्सीकरण करता है, अर्थात वसा के बड़े बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं के अंदर तोड़ता भी है। तो इसको क्या कहता है, वसा का इमल्सीकरण भी कहते हैं। तो ग्रहणी के अंदर पाचन है एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का पाचन, लाइपेज यानी वसा का पाचन, और ट्रिप्सिलियन प्रोटीन का पाचन। तो वसा है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन सभी का पाचन है वो छोटी आंत के अंदर ही होता है। तो अमावस्या में भोजन की प्रकृति अम्लीय होती है, इसको पित्त रस क्षारीय करता है। तो क्षारीय कौन करता है, पित्त रस वो क्षारीय करता है। नेक्स्ट देखते हैं यकृत। यकृत का अध्ययन हिपोटोलॉजी कहलाता है। तो बाइल जूस स्त्रावण लीवर, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है वो कौन सी है, तो यकृति है, और इसका वजन होता है 1 से 1.5 kg तक होता है। राइट साइड के अंदर लीवर होता है, और शरीर की रासायनिक प्रयोगशाला भी कहते हैं इसको। जहर को शांत, अगर कोई जहर खा लेता तो उसको कहाँ से पता लगता है किसी ने जहर खाया, तो यकृत से ही पता लगता है। तो किसी मनुष्य की मृत्यु अगर जहर खाने से हुई है तो इसका पता लीवर से ही लगता है। भ्रूण में रक्त का निर्माण हो लीवर के अंदर ही होता है। शराब पीने से लीवर खराब हो जाता है। हेपेटाइटिस रोग से लीवर वो प्रभावित होता है। विटामिन ए का संश्लेषण, यूरिया का संश्लेषण, ये सब कहाँ पे होता है, तो लीवर के अंदर ही होता है। तो इनको भी आप याद रख लेना। सॉरी। अग्नाशय ग्रंथि, अग्नाशय रस या इसको मिश्रित ग्रंथि भी कहते हैं। तो बी सेल के अंदर इंसुलिन का निर्माण होता है, जो कि रक्त के अंदर ही ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करने का कार्य करती है। अगर रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है तो डायबिटीज यानी मधुमेह रोग वो भी हो जाता है।
इंसुलिन एक हार्मोन है और इसकी खोज बेस्ट एंड बेंटिंग के द्वारा की गई थी। इलियम, यहाँ पाचन वो समाप्त हो जाता है और यहाँ पर रसांकुर होते हैं जिससे आवश्यक पदार्थों का अवशोषण वो होता है। तो बड़ी आंत के जो प्रकार वो कौन कौन से, सीकम है, कोलेन है और रेक्टम, ये सब बड़ी आंत के प्रकार है। बड़ी आंत के पार्ट देखते हैं, सीकम, कोलम और रेक्टम यानी मलाशय। रक्त, ब्लड, तो रक्त का अध्ययन है वो हेमाटोलॉजी कहलाता है। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है जिसका पीएच मान होता है 7.4 जो कि हल्का क्षारीय होता है। तो रक्त के पीएच मान की प्रकृति कैसी होती है, तो हल्का क्षारीय होता है। एक सामान्य मनुष्य के अंदर ही 5 से 6 लीटर रक्त होता है और जो कि शरीर के वजन का 7% होना चाहिए। रक्त का निर्माण लाल अस्थि मज्जा के अंदर होता है। तो इस प्रकार की क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि रक्त का निर्माण वो कहाँ पे होता है, तो लाल अस्थि मज्जा के अंदर होता है। अब देखते हैं ब्लड 2 प्रकार के होते हैं, एक तो प्लाज्मा से और रक्त कणिकाओं से मिलकर बना होता है। तो प्लाज्मा 55% होता है और ये रक्त का तरल भाग होता है जिसमें 92% जल होता है। इसमें फाइब्रिनोजन प्रोटीन होता है। रंगहीन हल्का पीला होता है, कैसे होता है, हल्का पीला होता है। रक्त कणिकाएं 45% होती हैं और आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स ये सब रक्त कणिकाओं के अंतर्गत आता है। तो प्लाज्मा के अंदर फाइब्रोनिजन से क्या बनता है, सीरम। तो फाइब्रोनिजन की उपस्थिति में क्या बनता है, सीरम। फाइब्रोनिजन रहित प्लाज्मा को क्या कहते हैं, सीरम कहते हैं। तो फाइब्रोनिजन रहित प्लाज्मा को क्या कहते हैं, सीरम कहते हैं। लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी, तो इसका जीवन काल 120 दिन का ही होता है। और आरबीसी का कब्रिस्तान किसको कहते हैं, तो पलीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। ब्लड बैंक हो बॉडी, और ये आरबीसी कहाँ पे कलेक्ट होती है, पलीहा के अंदर ही होती है। आरबीसी संख्या मेल में 55 लाख प्रति घन mm होनी चाहिए और फीमेल के अंदर 45 लाख 1 घन है, ये प्रति घन है ना, वो होनी चाहिए। आरबीसी से प्रभावित होने वाले रोग, तो मलेरिया, एनीमिया, रक्त की कमी है, वो आरबीसी के प्रभावित होने वाले रोग ही है। आरबीसी में केंद्र को नहीं पाया जाता, लेकिन ऊंट और लामा है इसके अपवाद है। तो ऊंट और लामा है उसके अंदर केंद्र को पाया जाता है। लामा एंडीज पर्वतमाला दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के अंदर पाया जाता है लामा। पहाड़ों में रहने वाले लोगों के अंदर आरबीसी की संख्या है वो कैसी होती है, अधिक होती है। कारण O2 की मात्रा कम, तो ऑक्सीजन कम होने के कारण ही पहाड़ों पर रहने वाले लोगों की जो आरबीसी है इसकी संख्या अधिक होती है। हीमोग्लोबिन के अंदर ही लोहा धातु पाई जाती है और पर्णहरित क्लोरोफिल के अंदर, मतलब पर्णहरित क्लोरोफिल के अंदर कौन सी धातु पाई जाती है, MgN मैग्नीशियम धातु है पाई जाती है। श्वेत रक्त कणिकाएं WBC, ल्यूकोसाइट भी कहते हैं इनको। तो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली है, शरीर की गार्ड, सैनिक के किसको कहते हैं, WBC को कहते हैं। संख्या कितनी होती है, 10,000। जीवन काल 2 सप्ताह या लगभग 15 दिन है, वो इसका जीवन काल होता है। WBC की संख्या में अनियंत्रित वृद्धि हो जाती है तो इसको क्या कहते हैं, ल्यूकेमिया कहते हैं। और ल्यूकेमिया जो भी इसकी संख्या अनियंत्रित वृद्धि हो जाती है तो ल्यूकेमिया को क्या कहते हैं, ब्लड कैंसर। जो रक्त का कैंसर हो जाता है उसका अन्य नाम क्या है, ल्यूकेमिया है। WBC के प्रकार देखते हैं, कणिका युक्त कणिका रहित और कणिका युक्त। तो कणिका रहित को अग्रेन्यूअल भी कहते हैं और लिम्फोसाइट, मोनोसाइट ये सब किसके प्रकार है, कणिका रहित के ही हैं। और कणिका युक्त के अंदर न्यूट्रोफिल इसकी संख्या मैक्सिमम होती है, बेसोफिल इसकी संख्या मिनिमम होती है और इयोसोनोफिल ये सब कणिका युक्त के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट्स। तो कार्य होता है रक्त का थक्का जमाना और इसकी संख्या 1.5 लाख से 4.5 लाख तक होती है। जीवन काल 1 सप्ताह यानी 7 से 8 दिन का इसका जीवन काल होता है। तो प्लेटलेट्स, अगर किसी की प्लेटलेट्स कम हो जाती है तो उनको कौन सा रोग होता है, डेंगू रोग हो जाता है इसके अंदर ही। देखते हैं ब्लड ग्रुप यानी रक्त समूह। तो रक्त समूह की खोज है वो लैंड स्टीनर के द्वारा की गई है 1902 के अंदर। रक्त समूह का निर्धारण एंटीजन से होता है। एंटीजन आरबीसी की सतह पर ही पाया जाने वाला क्या है, प्रोटीन है। एंटीजन 2 प्रकार के होते हैं, एंटीजन ए, एंटीजन बी। तो ब्लड ग्रुप ए बी और ओ। तो एंटीजन ए के अंदर ए ही पाया जाता है लेकिन एंटीबॉडी इसके विपरीत पाया जाता है। अगर ए एंटीबॉडी है तो इसका ए एंटीजन है तो इसकी एंटीबॉडी कौन सी बनेगी, बी के अंदर एंटीबॉडी ए बनेगी। ए बी के अंदर, तो ए बी रक्त समूह के अंदर ही एंटीजन तो ए बी बनेगा लेकिन एंटीबॉडी है उसकी नहीं बनेगी। जबकि ब्लड ग्रुप ओ वाले के अंदर एंटीजन नहीं बन पाएगा, एंटीबॉडी इसकी ए बी बनेगी। तो इन दोनों को याद रख लेना कि ए बी के अंदर एंटीजन बनते हैं ए बी, जबकि ओ के अंदर एंटीबॉडी बनती है ए बी, एंटीजन वो नहीं बन पाते। एंटीबॉडी क्या होते हैं, तो एंटीजन के विपरीत ही प्लाज्मा में घुली होती है और ये भी 2 प्रकार की होती है, ए और बी प्रकार की होती है। रक्तदान है ब्लड डोनेशन, ए वाला है वो ए और ओ को दे सकता है, बी वाला बी और ओ को दे सकता है, ए बी वाला है वो ए बी, ए ओ और ओ। तो सर्वग्राही कौन सा है,
तो वो है ए बी, और ओ कौन सा है, सर्वदाता, यानी सभी को रक्त देने वाला कौन है, ओ माइनस है, और सर्वग्राही कौन सा है, ए बी है। तो ए बी प्लस है, वो सभी को रक्त, सभी का रक्त है वो ले सकता है, और सभी को रक्त देने वाला कौन सा है, ओ माइनस है। नेक्स्ट देखते हैं ब्लड ग्रुप का निर्धारण है, वो माता पिता से ही बच्चों के अंदर होता है। ए बी रक्त वाले ए बी ए बी ए बी, तो ए से ए को ए से, फिर ए को बी से, फिर ए को बी से, फिर ए को बी को बी से। तो इस प्रकार से जो रक्त का निर्धारण होता है, तो अगर ए बी माता के अंदर, माता का रक्त ए बी है, पिता का भी ए बी है, तो बच्चा ए बी 50% हो सकता है, 50% उनके अंदर रक्त का समूह ए बी हो सकता है, 25% ए हो सकता है, और 25% बी होने की संभावना है। अगर माता का जो ब्लड ग्रुप ओ है, पिता का भी ओ है, तो बच्चा का भी जो ब्लड ग्रुप है वो ओ ही होगा। RH फैक्टर की खोज लैंडशीनर व बीनर के द्वारा की गई थी रिसर्च नामक बंदर के अंदर ही। RH फैक्टर डी एंटीजन, यानी उपस्थित होता है RH फैक्टर, RH पॉजिटिव, अनुपस्थित होता है तो RH नेगेटिव कहते हैं। सार्वभौमिक या यूनिवर्सल डोनर, तो ये कौन सा है, ओ माइनस को ही सार्वभौमिक या जो यूनिवर्सल डोनर है वो किसको कहते हैं, ओ माइनस। इमरजेंसी में ब्लड डोनेट करने वाला ओ माइनस होता है। सार्वभौमिक रक्त ग्राही ए बी प्लस को कहते हैं। मेल के अंदर तो RH फैक्टर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, और फीमेल के अंदर RH पॉजिटिव। अगर दोनों पॉजिटिव तो पॉजिटिव रहेगा बच्चा, तो फर्स्ट बच्चा स्वस्थ रहेगा, लेकिन सेकंड बच्चा है उसकी डेथ होने की संभावना रह जाती है, और इसको इरेथ्रोब्लोरोटोनिस फिटेलिस भी कहते हैं। तो बच्चे के जन्म के समय ही प्लेसेंटा से रक्त बच्चे में ही माँ की ओर प्रभावित होता है। समान एंटीजन एंटीबॉडी हो नहीं होनी चाहिए, तो समान एंटीजन के अंदर एंटीबॉडी हो नहीं होनी चाहिए। तो देखिए वर के अंदर प्लस प्लस और वधु के अंदर माइनस माइनस होने पर RH फैक्टर से देखो इधर RR, इधर स्मॉल RR से डिनोट किया हुआ है। तो इस प्रकार से परिसंचरण तंत्र, तो रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे के द्वारा की गई है। और रक्त परिसंचरण तंत्र ओपन और क्लोज, यानी खुला परिसंचरण तंत्र या बंद परिसंचरण तंत्र दो प्रकार का होता है। तो खुला परिसंचरण तंत्र में अगर रक्त सीधा शरीर में प्रवाहित होता है, अर्थात जिसमें रक्त वाहिनियां नहीं होती है, तो वो खुला परिसंचरण तंत्र होता है। जैसे कॉकरोच है, मकड़ी है, इनके अंदर खुला परिसंचरण तंत्र होता है। बंद परिसंचरण तंत्र अगर रक्त धमनी, सिरा, नसों इनके माध्यम से प्रवाहित होता है तो उसको बंद परिसंचरण तंत्र कहते हैं। और सभी कशेरुकु, मनुष्य, इनके अंदर जो रक्त तो किस प्रकार से परिसंचरण होता है, तो बंद परिसंचरण तंत्र के माध्यम से होता है। मनुष्य में बंद और दोहरा परिसंचरण तंत्र होता है। और रक्त परिसंचरण में सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा होता है, तो हृदय होता है। हृदय के माध्यम से रक्त का परिसंचरण किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हृदय। तो हृदय का अध्ययन क्या कहलाता है, कार्डियोलॉजी कहलाता है। हल्की बाई ओर होता है, बंद मुट्ठी के आकार का होता है, लगभग 300 ग्राम इसका वजन होता है। कार्य क्या है, तो केवल ब्लड को पंप करता है, रक्त का शुद्धिकरण का कार्य है, मतलब ब्लड को पंप करने का कार्य है, वो कौन करता है, तो हृदय करता है। इसके 4 चेंबर होते हैं, 2 आलिंद 2 निलय। तो दाया आलिंद, बाया आलिंद, दाया निलय, बाया निलय, ये हृदय के अंदर ही होते हैं। तो देखो फुसफुसिया सिरा है, महाधमनी, तो ब्लड प्लस में O2 शुद्ध रक्त होता है, ब्लड माइनस, जहाँ ब्लड और ऑक्सीजन मतलब मिलता है तो उसको शुद्ध रक्त होता है, और ब्लड से ऑक्सीजन बाहर निकलता है तो अशुद्ध रक्त हो जाता है। ब्लड फ्लो का क्रम दे रखा है, जैसे बॉडी से रक्त जाता है दाया आलिंद के अंदर, फिर दाया निलय के अंदर। तो यहाँ पर महाशिरा है, जहाँ पर ऑक्सीजन वो नहीं होता है, तो यहाँ पर अशुद्ध रक्त है। फिर इसके बाद में फेफड़ों में जाता है फुसफुसिया धमनी, यहाँ पर भी ऑक्सीजन वो नहीं होता है। उसके बाद में बाएं आलिंद के अंदर जाता है, और फिर दाएं निलय के अंदर जाता है। तो बाएं आलिंद यहाँ पर ऑक्सीजन होता है, तो ये शुद्ध रक्त प्रवाहित हो रहा है। फिर महाधमनी, यहाँ पर भी शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, उसके बाद में बॉडी में चल जाता है। तो इस प्रकार से रक्त है वो प्रवाहित होके और इधर से फिर बाद में बॉडी के अंदर जाता है। तो हृदय के राइट पार्ट के अंदर अशुद्ध या ऑक्सीजन रहित रक्त प्रवाहित होता है, जबकि हृदय के लेफ्ट साइड के अंदर शुद्ध ऑक्सीजन युक्त रक्त प्रवाहित होता है। तो हृदय के राइट यानी इस राइट साइड के अंदर तो अशुद्ध रक्त होता है, और लेफ्ट साइड के अंदर शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। अब देखते हैं धमनी और शिरा। तो रक्त को हृदय से दूर ले जाने का कार्य कौन करती है, धमनी। और धमनी में शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। अपवाद है फुसफुसीय धमनी। तो फुसफुसीय धमनी है, इसके अंदर किस प्रकार का रक्त बहता है, तो अशुद्ध रक्त बहता है। तो रक्त का दबाव अधिक होता है, दीवार इसकी मोटी होती है। सिरा क्या होता है, रक्त को हृदय में लाने वाली, यानी रक्त को हृदय में लाने वाली कौन होती है, सिरा होती है। और सिरा में अशुद्ध रक्त बहता है,
और इसका भी अपवाद है फुसफुसीय सिरा। तो फुसफुसीय सिरा के अंदर ही शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। यहाँ पे रक्त का दबाव कम होता है और इसकी दीवार हो पतली होती है। तो फुसफुसीय सिरा के अंदर शुद्ध रक्त होता है, फुसफुसीय धमनी के अंदर अशुद्ध रक्त होता है। इनको भी आप याद रख लेना। शरीर का पेस मेकर यानी हार्ट बीट को कहते हैं। अगर हृदय की धड़कन लगातार नहीं चल रही है तो कृत्रिम पेस मेकर का उपयोग करते हैं और इसमें लिथियम आयन बैटरी का उपयोग भी करते हैं। हार्ट बीट का आवाज को सुनने के लिए स्टेथोस्कोप का उपयोग करते हैं। तो हृदय की ध्वनि सुनने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं। हार्ट बीट की आवाज कैसी आवाज आती है? लव डब की आवाज आती है। हार्ट की जांच ईसीजी यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ के द्वारा ही किया जाता है। एक बार में कितना रक्त पंप होता है? तो 70 ml रक्त हो पंप होता है। और 1 मिनट के अंदर हृदय कितनी बार धड़कता है? तो 72 बार धड़कता है। तो इनको भी आप याद रख लेना। 1 मिनट में हृदय कितना रक्त पंप करने वाला होता है? तो 70 ml इंटू 72 यानी 5040 यानी 5 लीटर रक्त है वो पंप करता है। रक्त दाब को मापने के लिए कौन सा उपकरण यूज किया जाता है? तो स्पिगनो मैनोमीटर का उपयोग किया जाता है। सामान्य मनुष्य के अंदर ही जो बीपी यानी कितना होता है, रक्तदाब कितना होता है? तो 180/80 यानी हाईएस्ट 180 होनी चाहिए, 120 हाईएस्ट होनी चाहिए, 80 है और लोवेस्ट होनी चाहिए। संकुचन 120 और प्रसरण यानी 80 होना चाहिए। तो रक्तदाब मापने के लिए ब्रेकियल धमनी का उपयोग भी किया जाता है। तो ब्रेकियल धमनी का उपयोग किसमें किया जाता है? रक्तदाब मापने के लिए ही। विश्व का प्रथम हृदय प्रत्यारोपण 3 दिसंबर 1967 को किया गया था। क्रिश्चियन बर्नियार्ड दक्षिण अफ्रीका के थे, उनके द्वारा किया गया था। और भारत में पहली बार डॉक्टर वेणुगोपाल के द्वारा किया गया था 1994 के अंदर ही, एम्स नई दिल्ली के अंदर। अब चेंबर देखते हैं। मनुष्य के अंदर कितने चेंबर होते हैं? तो 4 होते हैं। पक्षी के अंदर भी 4 ही होते हैं। मेंढक में 3 होते हैं। सांप में भी 3 होते हैं। मछली में 2 होते हैं। कॉकरोच के अंदर 13 होते हैं। ब्लड कोटिंग एजेंट है रक्त का थक्का जमाने वाले कारक। तो रक्त का थक्का जमाने वाले कारक थ्रोबिन, फाइब्रोनिज्म, ये सब रक्त का थक्का जमाने वाले कारक हैं। हिपेरिन रक्त का थक्का बनने के विरुद्ध कार्य करती है। कौन? हिपेरिन। तो इनको भी आप याद रखना। 1 यूनिट के अंदर 350 ml ब्लड होता है। तो 4 डिग्री तापमान पर ही रक्त को संरक्षित रखा जाता है। श्वसन, तो श्वसन हवा के माध्यम से फेफड़ों के द्वारा ब्लड, ऊतक, माइटोकांड्रिया इनके द्वारा ही श्वसन हो लिया जाता है। तो श्वसन ब्रेथिंग, गैस एक्सचेंज, बाहरी श्वसन, गैस परिवहन और कोशिकीय श्वसन आंतरिक श्वसन होता है। जबकि ब्रेथिंग है, गैस एक्सचेंज है, गैस परिवहन, ये सब बाहरी श्वसन के अंतर्गत आते हैं। ब्रीथिंग यानी श्वास लेना, श्वास छोड़ना। तो श्वास लेना, हवा की अधिक मात्रा लेना। फेफड़ों का आयतन का आकार, आयतन और आकार क्या होता है? अधिक होता है। डायफ्राम की गति नीचे की ओर होती है और इसका आकार कैसा होता है? चपटा। श्वास छोड़ना, श्वास छोड़ते समय फेफड़ों का आकार है वो कम हो जाता है और डायफ्राम की गति है वो ऊपर की ओर जाती है और इसका आकार किस प्रकार से होता है? गुंबदाकार आकार है वो हो जाता है जब श्वास छोड़ते हैं। तो सामान्य व्यक्ति का सामान्य ब्रीथिंग के अंदर ही 500 ml हवा ग्रहण करता है और सामान्य व्यक्ति 1 मिनट के अंदर ही 12 से 16 बार ब्रीथिंग है वो करता है। तो 1 मिनट के अंदर कितनी बार सांस लेते हैं? तो 12 से 16 बार सांस लेते हैं। अब श्वसन तंत्र देखो, ग्रसनली के अंदर है, ग्रसनली, श्वास नली, श्वसनी, श्वसनिका है, कुपिका नीचे की तरफ है, स्वर तंत्र, लंग्स, नोज यानी नाक के द्वारा, ये कहाँ से मतलब श्वसन वो लेते हैं अपन। तो इनके अंदर भी मतलब डायग्राम से थोड़ा सा समझा रखा है। श्वसन है वो कैसे? पहले नोज से, फिर पैरोक्सी से, फिर ट्रेक्सी श्वास लेने से, फिर श्वसनी, फिर श्वसनिका और फिर कुपिका। तो ये सब श्वास लेने के क्रम है। कुपिका को श्वसन तंत्र की क्रियात्मक इकाई भी कहते हैं। ट्रेकियो में ही उपस्थित से निर्मित सी आकार की रिंग पाई जाती है जो कि हवा की अनुपस्थिति के अंदर ही श्वसन नली को चिपकने से रोकती है। गैसों का विनिमय, तो गैसों का विनिमय किसमें होता है? लंग्स यानी एल्बुलाई है, इसी के अंदर गैसों का विनिमय होता है। तो हवा के अंदर नाइट्रोजन 78% पाई जाती है, ऑक्सीजन 21%, CO2 0.03% पाई जाती है। तो श्वास लेते हवा के अंदर नाइट्रोजन 78, ऑक्सीजन 21%, CO2 पाई जाती है 0.03%। और श्वास छोड़ते हैं तो नाइट्रोजन तो 78% ही होती है, ऑक्सीजन 16% और इसमें CO2 कितनी परसेंट होती है? 4% होती है। गैसों का परिवहन O2 व CO2 के माध्यम से होता है। तो O2 के अंदर ही परिवहन के अंदर 98% क्या होता है? हीमोग्लोबिन। और CO2 के परिवहन में 70% बाइकार्बोनेट होता है। हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन ये O2CO, CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड होता है
और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, दम घुटने से लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। तो अगर कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा अधिक हो जाती है तो दम घुटने से व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। कोशिकीय श्वसन, कोशिकाओं के अंदर श्वसन हो किस प्रकार से होता है? तो ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस की उपस्थिति में ही पायरुपीरिक अम्ल, फिर माइटोकांड्रिया की उपस्थिति के अंदर ही 2 ATP, ऑक्सीजन की उपस्थिति में CO2 प्लस में H2O प्लस में 36 ATP ये ऊर्जा के रूप में प्रवाहित होती है। तो कोशिकीय श्वसन में कितनी ऊर्जा प्रवाहित होती है ATP के रूप में? तो 38 ATP के रूप में ऊर्जा हुआ मुक्त होती है। श्वसन अंग देखते हैं। स्तनधारी पक्षी, सरीसृप ये फेफड़ों के माध्यम से श्वसन लेते हैं। अमीबा रूगलिना ये शरीर की सतह के माध्यम से जो श्वास वो लेते हैं। केचुआ त्वचा के द्वारा। कॉकरोच तिलचट्टा या कीट ये श्वसन नली के माध्यम से। मछली गलफंडे के माध्यम से। मेंढक तो पानी के अंदर फेफड़ों के माध्यम से, मिट्टी के अंदर त्वचा के माध्यम से श्वास वो लेते हैं। तो एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट पॉइंट तो इस तरीके के आते हैं, तो इनको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेना। श्वसन सामान्य ऑक्सीजन के माध्यम से होता है। तेजी से भागने पर इस ऑक्सीजन की मात्रा है वो अधिक बढ़ जाती है। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन का ज्वाइंट जो लैक्टिक एसिड है वो भी जम जाता है। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति के अंदर ही श्वास लेने से लैक्टिक एसिड वो शरीर के अंदर जमा हो जाता है। अब देखते हैं उत्सर्जन तंत्र। तो शरीर के अंदर प्रोटीन का निर्माण मतलब पाचन है वो अवशिष्ट नाइट्रोजन युक्त त्यागना उत्सर्जन ये कहलाता है। तो बॉडी के अंदर ही त्वचा के माध्यम से, पसीना के माध्यम से, फेफड़ों CO2 के माध्यम से, आंख यानी आंसू के माध्यम से, यूरिन इनके माध्यम से उत्सर्जन हो किया जाता है। तो उत्सर्जन के टाइप्स देखते हैं। एमोनोटोलिक, यूरोकोटेलिक और यूरियोटोलिक ये सब इसके टाइप्स हैं। तो एमोनोटोलिक के अंदर ही सर्वाधिक जहरीला होता है। पानी की आवश्यकता मैक्सिमम होती है। जलीय जीव अमोनिया के अंदर पाया जाता है। यूरोकोटेलिक तो पानी की आवश्यकता कम होती है। फेस्ट फॉर्म के अंदर होता है। पक्षी और सरीसृप के अंदर होता है और ये यूरिक अम्ल के माध्यम से ही उत्सर्जन किया जाता है। यूरियोटेलिक तो यूरिया यानी स्तनधारियों के अंदर होता है। यूरियोटेलिक के माध्यम से उत्सर्जन किया जाता है। यूरिया का निर्माण लीवर के अंदर होता है और यूरिया के अंदर कौन सी यूरिया परिवर्तित होकर क्या बना जाता है? अमोनिया। तो NH2CO NH2। प्रयोगशाला में निर्मित विश्व का पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो यूरिया ही है। और यूरिया को बनाने वाले कौन थे? तो वेहलर के द्वारा ही जो यूरिया है वो बनाया गया था। किडनी का अध्ययन नेफ्रोलॉजी कहलाता है। आकार सेम के बीज के जैसा होता है। इकाई नेफ्रॉन होती है। कार्य है रक्त को छानना या पुनः उसका अवशोषण करना। और किडनी की बाहरी भाग कार्टेक्स कहलाता है। किडनी का आंतरिक भाग मेडुला कहलाता है। तो इनको थोड़ा सा आप याद रखें कि किडनी का बाहरी भाग क्या कहलाता है? कार्टेज कहलाता है। और किडनी का जो आंतरिक भाग वो मेडुला कहलाता है। तो अतिरिक्त जल का अवशोषण देखिए ग्लोमेरुलरी रक्त वाहिका, बोमन शैम्पूट, नेफ्रॉन, हेलने लूप ये ऊट के अंदर पाया जाता है। और यहाँ से यूरिन है इसका स्त्राव होता है। तो ये जो किडनी को थोड़ा सा ये डायग्राम के माध्यम से भी समझा रखा। यूरिन हल्का पीला रंग होता है और 1.5 से 2 लीटर प्रति डे यूरिन का वो इस तरह वो किया जाता है। रंग यूरोक्रोम के कारण इसका रंग वो हल्का क्षारी पीला होता है। तीक्ष्ण गंध अमोनिया के कारण आती है। और इसका आकार pH मान 4.8 के आसपास रहता है। गठिया जॉइंट यूरिक अम्ल के जमा होने से गठिया रोग भी हो जाता है। किडनी की पथरी कैल्शियम ऑक्सीलेट के कारण। डायलिसिस किडनी के खराब होने पर ही रक्त के फिल्टरीकरण को करने के लिए डायलिसिस भी कराते हैं। तो डायलिसिस कब कराते हैं? जब किडनी किसी की खराब हो जाती है तो रक्त को फिल्टरीकरण करने के लिए डायलिसिस भी कराते हैं। ऑर्थोपोडा मेथिनिस नलिका और हाइलम किडनी के अंदर मिलाते हैं। तो हाइलम किस मिलाते हैं? किडनी के अंदर। अंतःस्रावी ग्रंथि कोशिका का वह समय जो तरल पदार्थ स्त्रावित करता है हार्मोन्स प्लस एंजाइम। तो ग्रंथि के प्रकार देखते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि और बहिस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि नलिका विहीन होती है। अंतःस्रावी ग्रंथि हार्मोन को सीधा रक्त के अंदर मिला देती है, जबकि बहिस्रावी ग्रंथि नलिका युक्त होती है और एंजाइम को नलिका द्वारा ही लक्षित स्थान पर पहुंचाने का कार्य है वो किसके द्वारा किया जाता है? बहिस्रावी। और ये इसके अंदर क्या स्त्रावित होता है? एंजाइम्स। और जब अंतःस्रावी के अंदर हार्मोन्स का स्त्रावण होता है। अंतःस्रावी भ्राय जो बहिस्रावी ग्रंथि का एग्जाम मतलब दोनों ही कौन सी थे? अग्नाशय ग्रंथि है वह अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों का एग्जाम्पल है। और हार्मोन्स प्लस एंजाइम। अंतःस्रावी ग्रंथि के जनक थॉमस एडिसन। तो थॉमस एडिसन है वो अंतःस्रावी ग्रंथि के ही जनक भी है। पीयूष ग्रंथि, हाइपोथैलेमस, पीनियल, थायराइड ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, पैराथायराइड, थाइमस ग्रंथि, अंडाशय,
ये इनका थोड़ा सा ये डायग्राम भी बना रखा है। और इधर क्या है, शुक्राशय। पीयूष ग्रंथि, तो इसको मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, सभी ग्रंथियों पर कंट्रोल करने का कार्य करती है। आकार मटर के दाने के समान होता है। हार्मोन्स, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, लव हार्मोन्स भी कहते हैं। प्रसव पीड़ा हार्मोन, दूध निष्कासन हार्मोन भी ऑक्सीटोसिन हार्मोन ही होता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन, दूध निर्माण हार्मोन कौन सा होता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है। हार्मोन तो कम यानी बोनापन अधिक हो जाए तो भीमकाय। एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, वैसोप्रोसिन हार्मोन, कमी से 2 बार मूत्र या डायबिटीज रोग भी हो जाता है। तो अगर जो एडीजी की कमी हो जाती है तो बार बार मूत्र आ जाता है, जिससे कि डायबिटीज एसिपिडिस रोग है वो भी हो जाता है। पीनियल ग्रंथि, इसको तीसरी आंख भी कहते हैं, मस्तिष्क की रेत भी कहते हैं। जैविक घड़ी, दैनिक दिनचर्या के कार्यों अगर अपने समय पर करते हैं, भूख, नींद आना, जागना, ये सब किसके कारण होते हैं, पीनियल ग्रंथि के कारण ही। हाइपोथैलेमस ग्रंथि, प्यार, नफरत, तापमान नियंत्रण, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड किसको कहते हैं, हाइपोथैलेमस ग्रंथि को कहते हैं। थायराइड ग्रंथि गले के अंदर होती है, एच आकार की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। मनुष्य शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि तो लीवर है, लेकिन अंतःस्रावी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो थायराइड ग्रंथि है। हार्मोन कौन कौन से स्रावित होते हैं, तो कैल्सिटोसिन हार्मोन रक्त के अंदर ही कैल्शियम की मात्रा को कम करने के कार्य करती है। थायरोक्सिन हार्मोन, कमी से बच्चों के अंदर जड़ मानवता रोग हो जाता है और वयस्कों के अंदर मिक्सिडीमा रोग हो जाता है। अगर आयोडीन कम हो जाए तो गलगंड या घेंगा रोग भी हो जाता है। कभी कभी घेंगा रोग की दवाई थायराइड ग्रंथि को समाप्त भी कर देती है। इसको हंसी माता रोग भी कहते हैं। पैराथायराइड ग्रंथि गले के अंदर ही 2 जोड़ी होती है। पैरा हार्मोन्स, और ये रक्त में कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाता भी है। कमी से कौन सा रोग होता है, टिटेनी रोग हो जाता है। थाइमस ग्रंथि प्रतिरक्षा को मजबूत करती है, रोगों से लड़ने की क्षमता पैदा करती है। WBC का परिपक्व पालन पोषण भी करती है। उम्र बढ़ने पर यह ग्रंथि समाप्त भी होने लगती है। अग्नाशय ग्रंथि मिश्रित होती है हार्मोन और एंजाइम, तो इसे ट्रिप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज एंजाइम्स का भी स्रावित होता है। इंसुलिन की खोज बेस्ट एंड बैटिन के द्वारा की गई है, और इंसुलिन की कमी से डायबिटीज या मेलिट्स रोग है वो हो जाता है। धातु कौन सी होती है, इसमें जिंक धातु होती है। एड्रिनल ग्रंथि तो किडनी के ऊपर होती है, आपातकालीन ग्रंथि भी कहते हैं। भय, क्रोध, तनाव, इन सबको सक्रिय करने का कार्य कौन करती है, एड्रिनल ग्रंथि ही करती है। तो कार्टेज भारी भाग के अंदर कार्टिसोल, जीवन रक्षक हार्मोन, एल्डेस्टेरोन, इसकी कमी से एडिसन रोग भी हो जाता है। मेडुला तो एड्रिलिन हार्मोन, इसमें फियर, फाइट, फ्लाइट, लड़ो या भागो हार्मोन भी कौन सा होता है, मेडुलेटा। जनन ग्रंथियां 2 प्रकार की होती है, मेल और फीमेल के अंदर ही। मेल में वृषण और फीमेल के अंदर अंडाशय, और प्राथमिक जनन अंग होते हैं ये। शुक्राणु तो इसको टेस्टोस्टेरोन हार्मोन या एंड्रोजन हार्मोन भी कहते हैं। अंडाणु के अंदर प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन है, किससे स्रावित होता है, अंडाणु से ही। तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को ही प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहते हैं। और जो एस्ट्रोजन हार्मोन है इसको ब्यूटी हार्मोन कहते हैं। तो ब्यूटी हार्मोन कौन सा है, एस्ट्रोजन हार्मोन होता है। प्लेस्टिशो या ओप्रा HCG हार्मोन तो ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, तो प्रेगनेंसी टेस्ट के अंदर मूत्र में इसी हार्मोन की जांच होती है। तो कौन सी हार्मोन की जांच होती है, ह्यूमन कोरियोनिक गोंडोप्रोपिन हार्मोन की जांच होती है। तो इसको भी आप याद रख लेना। नेक्स्ट देखते हैं पादप, टिश्यू यानी उत्तक, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स के अंदर जाइलम और फ्लोएम होते हैं। जाइलम का कार्य क्या आता है, जल है, मतलब जड़ से जल है वो पौधों के भाग, मतलब पौधों तक पहुंचाने का कार्य जाइलम करता है। जबकि पत्तियों से जो पोषण पदार्थ है इनको पत्तियों से पौधों तक की जो पोषण पदार्थों का पहुंचाने का कार्य वो फ्लोएम करता है। तो जो खनिज लवणों को पहुंचाने का कार्य फ्लोएम करता है, जबकि जल पहुंचाने का कार्य जाइलम करता है। अब हार्मोन देखते हैं। ऑक्सिन ये वर्दी सहायक हार्मोन होते हैं प्रकाश की ओर। जिब्रेलिन ये तने की वर्दी के अंदर सहायक होते हैं। साइटोकाइनिन कोशिका विघटन का कार्य करती हैं। और फ्लोरिजेंस ये फूल खिलाने वाले हार्मोन्स होते हैं। एथिलीन गैस ये पादप हार्मोन होते हैं, फलों को पकाने का कार्य करती हैं। एसिटिलीन कृत्रिम रूप से ही फल पकाने का कार्य है वो किसमें किया जाता है, एसिटिलीन के अंदर किया जाता है। एफसीसी यानी वर्दी विरोधक, तो एफसीसी का ये वर्दी विरोधक है, वर्दी विरोधक हार्मोन है, जबकि ये सब वर्दी रोधक हार्मोन, तो मतलब इनसे वर्दी वाले हार्मोन है, जबकि एफसीसी के है वर्दी विरोधक हार्मोन है। रोग देते हैं। ब्लैक हार्ट रोग आलू के अंदर होता है ऑक्सीजन की कमी से। खैरा रोग धान के अंदर होता है जिंक की कमी से।
ब्लैक रस्ट हार्मोन गेहूं के अंदर होता है। व्हाइट रस्ट हार्मोन सरसों में होता है। टिक्का रोग मूंगफली के अंदर होता है। येलो वेन या मोशेप रोग ये भिंडी के अंदर होता है। तो ये भी थोड़ा सा याद रख लें कि सब्जियों के अंदर या गेहूं वगैरह में कौन कौन से रोग होते हैं, तो इनको भी थोड़ा सा आप याद रख लेना। टॉपिक देखते हैं तंत्रिका तंत्र, वेरी इंपॉर्टेंट है नर्वस सिस्टम। तो ये दो टाइप्स का होता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र भी दो भागों में डिवाइडेड है, मस्तिष्क और मेरुरज्जु के रूप में। तो मस्तिष्क क्या होता है, ब्रेन। तो वयस्क मनुष्य के अंदर ही मस्तिष्क का भार लगभग 3 पाउंड यानी 1300 से 1400 ग्राम होता है और उसके संपूर्ण जो भार है उसका 2% होता है। मस्तिष्क का काम होता है सोचना, हृदय की गति पर नियंत्रण और शरीर का संतुलन बनाए रखने का इसका काम होता है। और मस्तिष्क 3 भागों के अंदर विभाजित है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क के रूप में। तो अग्र मस्तिष्क भी 2 भागों में डिवाइड है, सेरिब्रम, डाइएनसिफ्लोन। तो सेरिब्रम और डाइएनसिफ्लोन ये 2 भागों में डिवाइडेड है। सेरिब्रम का कार्य है देखना, स्पर्श करना, तर्क, स्मरण शक्ति, ये सब सेरिब्रम का ही कार्य है। और इसके अधिक विकसित होने से मनुष्य है वो बुद्धिमान होता है। जिसका ये सेरिब्रम ज्यादा विकसित होगा उसका उतना ही दिमाग वो अधिक बुद्धिमान होगा। डाइएनसिफ्लोन, तो ये भी 2 भागों में डिवाइडेड है। थैलेमस, तो पीनियल ग्रंथि से जुड़ा होता है और इससे मेलाटोनिक हार्मोन का स्राव होता है जो कि नींद के लिए उत्तरदायी है। दबाव है, स्वाद, ये सब सूंघने का कार्य किसके, थैलेमस के द्वारा ही होता है। हाइपोथैलेमस, तो भूख, प्यास, शरीर का ताप, रक्तचाप, हृदय नियंत्रण, हृदय धड़कन का नियंत्रण, ये सब किसके द्वारा किया जाता है, तो हाइपोथैलेमस के द्वारा ही किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं मध्य मस्तिष्क। तो ये सेरिबलम पिंडकल और कार्बोक्वाटिजेमिना, ये भी 2 टाइप्स का होता है। और कार्प्रोक्वाटिजेमिना का कार्य है दृष्टि ज्ञान से संबंधित है। ये तो किससे संबंधित है, दृष्टि ज्ञान से संबंधित है। तो मध्य मस्तिष्क का कार्य क्या है, दृष्टि, श्रवण, प्रतिवर्ती क्रियाओं पर नियंत्रण, ये सब मध्य मस्तिष्क का ही कार्य है। पश्चिम मस्तिष्क के भाग, तो सेरिबेलम, मेडुला ओब्लेंगेटा, ये पश्चिम मस्तिष्क के भाग है। तो पश्चिम मस्तिष्क के भाग देखते हैं, सेरिबेलम का क्या कार्य है, तो मानव मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग होता है। सबसे बड़ा भाग तो सेरिबेलम होता है, दूसरा सबसे बड़ा भाग होता है सेरिबेलम। ये गति नियंत्रण, शरीर का संतुलन बनाए रखना, ऐच्छिक पेशियों की क्रियाओं का निगमन करना, ये सब कार्य है वो सेरिबेलम के द्वारा ही किया जाता है। मेडुला ओब्लांगेटा, तो मस्तिष्क का सबसे पीछे का जो त्रिभुजाकार भाग होता है वो मेडुला ओब्लांगेटा ही होता है और भोजन को निगलने, उल्टी जैसी क्रियाओं का केंद्र है। अनैच्छिक क्रियाएं जैसे हृदय स्पंदन दर, श्वसन, ये सब अनैच्छिक क्रियाएं हैं, इन पर भी नियंत्रण मेडुला ओब्लांगेटा के द्वारा ही किया जाता है। मेरुरज्जु का कार्य क्या है, प्रतिवर्ती क्रियाओं का मुख्य केंद्र कौन होता है, मेरुरज्जु ही है और यह भी अनैच्छिक क्रियाओं को संतुलित करता है। परिधीय तंत्रिका तंत्र, तो मनुष्य के अंदर ही 12 जोड़ी कपालीय तंत्रिकाएं होती हैं, 31 जोड़ी मेरुरज्जु तंत्रिकाएं होते हैं। कंकाल तंत्र, तो कंकाल तंत्र है अस्थियों और उपास्थियों का ढांचा ही कंकाल तंत्र होता है। इसके 2 भाग होते हैं, बाहरी कंकाल तंत्र और अंतः कंकाल तंत्र। तो बाहरी कंकाल तंत्र जैसे बाल, नाखून, ये सब बाहरी कंकाल तंत्र के अंतर्गत ही आते हैं और नाखून जो अगला हिस्सा होता है उसको मृत कोशिकाओं का बना होता है। ये अंतः कंकाल तंत्र, तो मनुष्य का कंकाल तंत्र 206 हड्डियों से मिलकर बना होता है। तो वयस्क मनुष्य में 206 हड्डियां होती है। जन्म के समय शिशुओं के अंदर 300 हड्डियां होती है। कैल्शियम फास्फेट, तो मानव हड्डियां सर्वाधिक कहाँ पे, तो मानव हड्डियां सर्वाधिक कहाँ पे पाई जाती है, तो ये क्या पाई जाती है, कैल्शियम फास्फेट ही पाया जाता है मानव हड्डियों के अंदर। मानव शरीर की सबसे बड़ी अस्थि है फीमर यानी जाग की हड्डी है। लिंगामेंट्स किसको कहते हैं, तो हड्डी को हड्डी से जोड़ने का, जो हड्डी से जोड़ने का काम करता है लिंगामेंट्स, और टंडन करता है मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने का काम। पटेला क्या होता है, तो सबसे बड़ी सिस्माइड हड्डी है वो क्या होती है, पटेला ही होती है। अक्षय कंकाल में 180 हड्डी होती है और उपांगीय कंकाल के अंदर 126 हड्डियां होती हैं। नेक्स्ट देखते हैं विटामिन से। तो जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन सी है, तो बी और सी है, और वसा में घुलनशील विटामिन है ए, डी और ई। अब जो विटामिन के वैज्ञानिक नाम, रोग और स्रोत देखते हैं। विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम है रेटिनोल, रोग होता है रतौंदी, स्रोत है दूध, मक्खन और दही। विटामिन B1 का वैज्ञानिक नाम थाइमिन है, रोग होता है बेरी और अनाज, सोयाबीन, ये इसके स्रोत हैं। विटामिन B2 का वैज्ञानिक नाम है राइबोफ्लेविन, रोग होता है किलोसिस और पनीर, अंडे, सब्जियां, ये इसके स्रोत हैं। विटामिन B3 का वैज्ञानिक नाम नियोसिन है, पहलाग्रा रोग हो जाता है, अंडे, मशरूम, दूध, ये इसके स्रोत हैं। विटामिन B5 का वैज्ञानिक नाम है पैंटोथिनिक अम्ल और रोग होता है जनन क्षमता इसमें कम हो जाती है। टमाटर, गन्ना, मक्का, ये सब इसके स्रोत हैं। विटामिन B6
पायरिडॉक्सिन, तो पायरिडॉक्सिन इसका वैज्ञानिक नाम है। एनीमिया रोग होता है। पालक गाजर ये इसके स्रोत हैं। विटामिन B12 तो ये साइनोकोबालमिन ये इसका वैज्ञानिक नाम है। रुधिर क्षीणता रोग होता है। मांस, दूध, अंडा ये सब इसके स्रोत हैं। विटामिन B7 का वैज्ञानिक नाम बायोटीन है। चर्म रोग हो जाता है। मूंगफली, केला स्रोत हैं। विटामिन C का वैज्ञानिक नाम है एस्कोर्बिकामल। स्कर्वी रोग होता है नींबू और पपीता के अंदर, तो इसके स्रोत कौन से? नींबू और पपीता हैं। विटामिन D का वैज्ञानिक नाम कैल्सीफेरोल है। ओस्टियोमलेशिया वयस्क के अंदर होता है और रिकेट्स रोग बच्चों के अंदर हो जाता है। सूर्य का प्रकाश सबसे अच्छा स्रोत है विटामिन D का। विटामिन E का वैज्ञानिक नाम टोकोफेरोल है। पेशियां कमजोर हो जाती हैं और बादाम और गेहूं इसके स्रोत हैं। विटामिन K का वैज्ञानिक नाम फिलोक्विनोन है और रुधिर का थक्का नहीं जम पाता, तो विटामिन K की कमी के कारण रुधिर का थक्का वो नहीं जम पाता है। और इसके स्रोत कौन से? सोयाबीन और दूध ये इसके महत्वपूर्ण स्रोत है। इसकी ट्रिक है पंडित का टिक है न्यू सगी बेटी रिया। तो प्लेग, डिप्थीरिया, तपेदिक, काली खांसी, टिटेनस, न्यूमोनिया, कुष्ठ रोग, हेजा, सिफिलिस, गोनेरिया ये सब रोग है वो जीवाणु जनित रोग है। टीबी, ट्यूबरकुलोसिस माइक्रोबैक्टीरिया जीवाणु के कारण होता है और इससे जो फेफड़े हैं वो प्रभावित होते हैं। विश्व टीबी दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। टीबी जीवाणु की खोज है और रॉबर्ट कोच के द्वारा की गई है। टीबी हारेगा देश जीतेगा का लक्ष्य 2025 है। और टीबी का जो टीका है BCG बैसिलस कोलमेट गुरिन ये BCG का टीका हो लगता है। टाइफाइड या मियादी बुखार जीवाणु है, इसका जीवाणु जनित रोग है। सोलमेनो टाइफी के कारण फैलता है। आंत इससे प्रभावित होती है और विडोल टेस्ट और टाइफाइड के अंदर ही किया जाता है। विडोल टेस्ट बहुत से एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। प्लेग, पास्चुरेला पेस्टिज के कारण ये रोग होता है। वाहक चूहा है, काली मौत भी कहते हैं इसको। हेजा या कोलेरा तो जीवाणु है, इसका विप्रियो कैलोरी के कारण फैलता है। आंत प्रभावित होती है। इलाज है ORS का घोल, तो इसमें ORS का घोल है वो पिलाया जाता है क्योंकि उल्टी दोस्त होते हैं इसमें। टेनस ये क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी जीवाणु के कारण फैलता है। शरीर की आकृति धनुष्टाकार हो जाती है इसके अंदर। 100% घातक बीमारी है। जबड़ा बंद यानी लाख जा रोग भी कहते हैं इसको। शरीर में ऐठन हो जाती है और जंग खाए हुए लोहे पर जीवाणु की तरह ये शरीर है वो हो जाता है टिटनेस के अंदर ही। कुष्ठ रोग इसको लेप्रेसी रोग भी कहते हैं। माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री के कारण ये रोग वो होता है। खोज की थी हैंसन ने और त्वचा और तंत्रिका तंत्र है वो इससे प्रभावित होते हैं। न्यूमोनिया तो ये डिप्लोकस न्यूमेनी जीवाणु के कारण फैलता है। सांस लेने में तकलीफ होती है। फेफड़ों के अंदर ही जो तरल पदार्थ इकट्ठा हो जाता है इसके अंदर ही। गोनेरिया सूजाक इसको गोनोरोई जीवाणु के कारण फैलता है। सिफिलिस ट्रिपोनिमा पैलेडिनम जीवाणु के कारण फैलता है। ये दोनों रोग जननांग संबंधी हैं। DPT वैक्सीन डिप्थीरिया पर्टुसिस टिटनेस ये इसकी फुल फॉर्म है, तो इसको भी थोड़ा याद रख लेना। आगे देखते हैं विषाणु जनित रोग। रचना हमें पानी दो जरा ये लो विष, तो ये इसकी ट्रिक है। रेबीज, चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस, मजलिस, इबोला, पोलिया, डेंगू, जीका, एड्स ये सब विषाणु जनित रोग हैं। कोविड-19 ये कोविड-19 ये भी कौन सा विषाणु जनित रोगी है। रेबीज इसका वायरस है रेहेब्डो वायरस। और हाइड्रोफोबिया यानी जल से डर लगना ये रेबीज रोग होता है। अगर कुत्ता काट लेता है तो उसे कौन सा रोग होता है? रेबीज रोग होता है। 100% घातक बीमारी है। वैक्सीन की खोज लुईस पास्चर ने की थी। चिकन पॉक्स इसको छोटी माता भी कहता है। वेरिसेला वायरस के कारण होता है। चेचक यानी स्मॉल पॉक्स चेचक के बड़ी माता रोग भी कहते हैं। वायरस है वेरिओला। बड़ी माता का रोग है वेरिओला, छोटी माता का है वेरिसोला। WHO ने भारत को चेचक और पोलियो मुक्त देश है वो भी घोषित कर दिया है। एडवर्ड जेनर ने ही विश्व का पहला टीका खोजा था स्मॉल पॉक्स का। डेंगू अरबो वायरस हड्डी तोड़ बुखार होता है। वाहक है मादा एंडीज एजिटाई मच्छर। और साफ पानी या रुका हुआ पानी के अंदर ही लावा जमा हो जाने के कारण मच्छर वो पैदा हो जाते हैं। प्लेटलेट्स इससे प्रभावित होती है। बकरी का दूध इसमें बताया जाता है। मिजलस या खसरा वायरस है मोरबिलिनी। बुखार, शरीर पर लाल दाने ये इसी के कारण फैलते हैं। और WHO के द्वारा हाल ही में भूटान और तिमोर लिस्ते को खसरा मुक्त घोषित कर दिया गया है। रुबेला मुक्त घोषित कर दिया गया है। एड्स एक्वायर्ड एमिनो डिफिशियंसी सिंड्रोम रोग वाहक HIV ह्यूमन एमिनो डिफिशियंसी वायरस इसमें आनुवांशिक पदार्थ RNA रेक्ट्रोवायरस होता है। एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। एलिसा टेस्ट किया जाता है।
वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट, जब कंफर्म करने के लिए कि किसके अंदर मतलब इसके एड्स है या नहीं है, उसके लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है। ये संक्रमित सुई, संक्रमित रक्त, असुरक्षित यौन संबंध इनसे फैलती है। लक्षण है वजन का कम होना, दस्त लगना, अंगों का फैल होना। विश्व का फर्स्ट मरीज 1983 के अंदर यूएसए में था और भारत के अंदर 1986 में देखा गया था। पोलियो 2014 के अंदर ही भारत पोलियो मुक्त हो चुका है। ओपीबी ओरल पोलियो वैक्सीन लगती है, खोज की थी सोल्क व सेबिन के द्वारा। 1995 के अंदर ही पल्स पोलियो अभियान भी शुरू किया गया था, दो बूंद जिंदगी की। भारत पहला पोलियो मुक्त शहर कौन सा भारत का, तो वह है वेलूर तमिलनाडु। फ्लू, स्वाइन फ्लू ये H1N1 के कारण फैलता है, बर्ड फ्लू H5N1 के कारण, और दोनों से ही जो प्रभावित क्या होती है, तो श्वसन प्रभावित होता है। तो स्वाइन फ्लू H1N1 है, बर्ड फ्लू है H5N1, इन दोनों में कंफ्यूज मत होना। स्वाइन फ्लू H1 है, बर्ड फ्लू में H5 है। कोविड-19 सार्क कोविड-2 वायरस है, तो इससे भी श्वसन तंत्र है वो प्रभावित होता है। आई फ्लू वायरस है एडिनो, और इबोला वायरस के अंदर इसके अंदर ही शरीर के अंदर ही रक्त स्राव हो जाता है। प्रोटोजोआ जनित रोग देखते हैं, पापा काम्पिस होते हैं, पायरिया, कालाजार, मलेरिया, पैचिस, निद्रा रोग, ये सब प्रोटोजोआ जनित रोग है। मलेरिया का परजीव है प्लाज्मोडियम, वाहक है मादा एनाफिलीज मच्छर। खोज की थी रोनाल्ड रोस ने, इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है। इससे तेज बुखार और आरबीसी वो प्रभावित होती है। विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है, और दवा है कुनेन, और जो कुनेन है वो सिनकोना वृक्ष की छाल से ही प्राप्त की जाती है। मलेरिया का पहला टीका है मोस्क्यूरिक्स। मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य 2030 तक रखा गया है। पैचिस या डायरिया, इससे दस्त हो जाता है। एंट अमीबा हिस्टोलिका परजीवी के कारण फैलता है, आंत प्रभावित होती है। कालाजार रोग कारक है लिस्मानिया परजीवी, वाहक है सैंड फ्लाई। भारत कालाजार उन्मूलन का लक्ष्य 2023 रखा था। निद्रा रोग तो ट्रिप्सोमेना के कारण ये फैलता है, वाहक है सीसी फ्लाई, और लक्षण है नींद नहीं आना, प्रभावित होती है पीनियल ग्रंथि। तो जो निद्रा रोग है उससे पीनियल ग्रंथियों प्रभावित होती है। कवक जनित रोग देखते हैं, काला गांजा दामाद खाए फ्रूट, तो ब्लैक पग, गंजापन, दाद, दमा, खुजली, एथलीट फूड, ये सब कवक जनित रोग हैं। ब्लैक फंगस म्यूकर माइकोसिस, ये इसका वाहक है, प्रभावित होती है आंखें। आनुवांशिक रोग देखते हैं, पटाउ सिंड्रोम 13वें गुणसूत्र ट्राइमोसोमी के कारण होता है, डाउन सिंड्रोम 21वें गुणसूत्र के कारण, एडवर्ड सिंड्रोम 18वें गुणसूत्र के कारण होता है। क्लाइसफेल्टर तो इसके अंदर ही एक एक्स गुणसूत्र है वो ज्यादा आ जाता है, तो 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। पुरुष के अंदर ही महिलाओं के लक्षण दिख जाते हैं। टर्नर सिंड्रोम के अंदर ही जो एक्स गुणसूत्र है उसकी कमी हो जाती है, और महिलाओं के अंदर ही महिलाओं के लक्षण वो कम हो जाते हैं टर्नर सिंड्रोम में, और क्लाई सिंड्रोम के अंदर ही पुरुषों में महिलाओं के लक्षण वो आ जाते हैं। हेमोफीलिया शाही रोग है, सबसे पहले इंग्लैंड की महारानी को हुआ था। रक्त का थक्का वो नहीं जम पाता है, वाहक महिला है, रोगी पुरुष होती है। वर्णनता, इसमें हरे और लाल रंग के अंदर विभेद नहीं कर पाते, वाहक महिला है, रोगी पुरुष होता है। थैलेसीमिया रक्त संबंधी बीमारी है, आरबीसी का निर्माण वो नहीं हो पाता है, और बार बार ब्लड बाहर से देना पड़ता है। सिकल सेल एनीमिया आरबीसी है वो हंसियाकार हो जाती है। कर्मी फाइलेरिया हाथी पांव रोग, पैर सूजकर हाथी के पैर की तरह हो जाते हैं, रोग कारक है बुचेरिया ब्रोकटाइन कर्मी। भारत 2027 तक हाथी पांव उन्मूलन का लक्ष्य भी रखा है। आंख संबंधी रोग देखते हैं, निकट दृष्टि दोष, तो दूर की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती है, और इसको मायोपिया भी कहते हैं। अवतल लेंस का यूज किया जाता है। दूर दृष्टि के अंदर ही पास की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती हैं, इसको हाइपर मेट्रोपिया भी कहते हैं। उत्तल लेंस यूज किया जाता है। मोतियाबिंद बुढ़ापे में होने वाला रोग है, आंख की पुतली सफेद होना और धुंधला दिखाई देता है। ग्लूकोमा काला मोतियाबिंद भी कहते हैं इसको। संबंधी रोग देखते हैं, डिमेंशिया भूलने की बीमारी, अल्जाइमर यानी मेमोरी लॉस हो जाती है। मिर्गी बार बार दौड़े पड़ना, पार्किंसंस हाथ व पैर की नस या मस्तिष्क तक नहीं पहुंच पाती है, तो उससे पार्किंसंस रोग होता है, लकवा मार जाता है। कैंसर का अध्ययन ऑन्कोलॉजी कहलाता है। कोशिकाओं के अंदर ही अनियंत्रित वृद्धि से कैंसर फैलता है। कैंसर करने वाले कारक है कोर्सिनिज्म। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। कोबाल 60 ये कैंसर का इलाज में यूज किया जाता है। मिनी माता रोग पारा या मरकरी की अधिकता के कारण होता है। इटाई रोग कैडमियम के कारण। ब्लू बेबी सिंड्रोम नाइट्रेट के कारण होता है, नाइट्रेट के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है।
और प्रोटीन की कमी के कारण 2 रोग होते हैं, क्वासियोरकर और मरासमस रोग। तो इनको भी याद कर लेना, क्योंकि आजकल एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन वो सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं।